हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में बात करेंगे हम क्लास 10th के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर की। इसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस चैप्टर को हम वन शॉट वीडियो में कवर करने वाले हैं, या यूं कहें कि इसका रिवीजन हम एक साथ करने वाले हैं। तो इसे पढ़ना कैसे है, हम इस ऑर्डर में इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले इस चैप्टर के एक इम्पोर्टेंट हेडिंग की, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। मान लीजिए आपके पास एक बॉल है और आप इस बॉल को दीवार पर हिट करते हैं, और दीवार पर हिट करने के बाद आप देखते हैं वो बॉल वापस आ जाती है। तो जैसे ही बॉल वापस आ जाती है तो हम ये कहेंगे कि बॉल का दीवार पर हिट करना और वापस आना। तो अगर हम इसको रिप्लेस कर दें, दीवार की जगह कोई स्मूथ सरफेस कर दें और बॉल की जगह पर हम लाइट रेज को कंसीडर करें, यानी कोई भी लाइट रेज जब स्मूथ सरफेस पर स्ट्राइक होती हैं तो वो भी बॉल की तरह बाउंस बैक हो जाती हैं। और वो जो बाउंस बैक हो जाती हैं, इसी फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है, द फिनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक। ये क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज व्हेन इट स्ट्राइक्स एन ओपेक सरफेस। ओपेक सरफेस होना जरूरी है रिफ्लेक्शन के लिए। अगर ओपेक नहीं होगा, अगर कोई भी ऐसी सरफेस है जो दोनों तरफ से ट्रांसपेरेंट है, लाइक ए ग्लास, अगर वो ट्रांसपेरेंट ग्लास लेंगे तो उससे रिफ्लेक्शन नहीं होगा, वहां पर रिफ्रैक्शन होता है, जो कि हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, आपको समझ में आ गई बातें कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज व्हेन इट स्ट्राइक्स एन ओपेक सरफेस। अब देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है, इसके कुछ लॉ होते हैं। उस लॉ को पढ़ने से पहले आप यहां पर देखिए कि ये जो लाइट रे आती है, ये जो लाइट रे इंसिडेंट होती है, कहां पर इंसिडेंट होती है, किसी स्मूथ सरफेस पर, तो इसका नाम होता है इंसिडेंट रे। और ये बाउंस बैक हो जाती है, इसका नाम होता है रिफ्लेक्टेड रे। यानी हम कहेंगे जो इंसिडेंट रे है, मतलब आने वाली रे को कहते हैं हम इंसिडेंट रे, और इस सरफेस पर स्ट्राइक करने के बाद ये क्या हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है, तो इसका नाम होता है रिफ्लेक्टेड रे। इन दोनों के बीच में एक मिड पॉइंट पर एक नॉर्मल कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन है जो कि एंगल को पता करने के लिए ड्रॉ की जाती है। तो इंसिडेंट एंगल और नॉर्मल के बीच में ये जो एंगल बनता है, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में ये जो एंगल बनेगा, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या है, ये सरफेस है स्मूथ जिस पर लाइट रे स्ट्राइक करती हैं। पीछे इसके पॉलिश हो रही है, पॉलिश करने से इस सरफेस को हम ओपेक बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, ओपेक बना देते हैं, ताकि रिफ्लेक्शन अच्छे से हो जाए। और जिस पॉइंट पर ये लाइट रे इंसिडेंट होती हैं, उस पॉइंट का नाम होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या नाम होता है इसका, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक टॉर्च है, इससे लाइट रे आ रही है, ये स्मूथ सरफेस है और बाउंस बैक हो रही हैं। जिस मीडियम से आती हैं उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाती हैं, तो इसको कहते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके बाद बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, तो दो लॉ होते हैं रिफ्लेक्शन के। कौन कौन से होते हैं, ये मान लीजिए कोई एक स्मूथ सरफेस है, इसके पीछे हमने क्या पॉलिश कर दी है, आप इसे मिरर कह सकते हैं, और यहाँ पर कोई लाइट इंसिडेंट होती है, इसका नाम होता है इंसिडेंट रे। क्या नाम होगा इसका, इंसिडेंट रे। और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये बाउंस बैक हो जाती है सेम मीडियम में, तो इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहेंगे इसे, रिफ्लेक्टेड रे। इन दोनों के बीच में एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल का मतलब एक इमेजिनरी लाइन जो क्या बताती है, ये एंगल को शो करती है। यहाँ पे एंगल आई होगा और यहाँ पर एंगल आर होगा। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉज की बात करें तो यहाँ पर दो लॉ हमें पढ़ने होते हैं। एक लॉ ये कहता है कि ये एंगल आई, ये जो एंगल है नॉर्मल के साथ, ये क्या है, नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है। क्या ये, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये आई और आर कैसे रहेंगे, ऑलवेज इक्वल रहेंगे। कैसे रहेंगे, ये ऑलवेज इक्वल। ये एक लॉ है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। लॉ ये होता है कि एंगल आई ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, मतलब जितना एंगल आई होगा उतना ही आर होगा। दूसरा लॉ ये कहता है
कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी इसकी बात हो रही होगी लाई इन सेम प्लेन, यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और क्या है एंड द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई इन सेम प्लेन, यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों क्या है, ये सेम प्लेन में लाई करते हैं। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉ है। पहला क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमेशा क्या रहेंगे, एक दूसरे के इक्वल रहते हैं। तो हम इसे कहेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कितने होते हैं, दो होते हैं, दोनों को हमने यहां पर देख लिया है। अब इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन कितने टाइप का होता है, तो रिफ्लेक्शन मेनली दो टाइप का होता है, एक को कहते हैं रेगुलर, दूसरे को कहते हैं इरेगुलर। रेगुलर क्या होता है, जब भी लाइट रे इंसिडेंट होती है किसी स्मूथ सरफेस पर और क्या है फिर वो आएंगी, मतलब इंसिडेंट होंगी, फिर वो वापस चली जाएंगी, बाउंस बैक हो जाएंगी, यानी रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो रिफ्लेक्ट जो लाइट रेज होती हैं अगर वो पैरेलल हो रही हैं, कैसी हो रही हैं, पैरेलल हो रही हैं, तो उनका रिफ्लेक्टर कैसा है, रिफ्लेक्टेड रेज विल आल्सो बी पैरेलल। अगर वो पैरेलल हैं तो हम उसको कहेंगे रेगुलर और स्पेकुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, रेगुलर और स्पेकुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। कब, जब ये देखिए आप देख सकते हैं ये जो लाइन है ये लाइट रे है, ये लाइट रे, ये लाइट रे और ये लाइट रे, ये कौन सी लाइट रे है, ये इंसिडेंट लाइट रे है। और ये जो ब्लू कलर से दिखाई गई है ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे है और ये कैसी है, पैरेलल है। कैसी है, पैरेलल, यानी इनका रिफ्लेक्शन होने के बाद भी ये कैसी है, पैरेलल है। जब रिफ्लेक्शन पैरेलल होगा तो हम उसे कहेंगे रेगुलर और स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। और जब रिफ्लेक्शन पैरेलल नहीं होगा हम ये कह सकते हैं व्हेन ऑल द पैरेलल लाइट रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए रफ और इरेगुलर सरफेस, यानी रफ सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होता है उसको हम इरेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहेंगे। ये लाइट रे इंसिडेंट हो रही है पैरेलल, लेकिन आप यहां देखोगे कि ये इनका रिफ्लेक्शन पैरेलल नहीं हो रहा। कैसा नहीं हो रहा, ये पैरेलल नहीं है। तो पैरेलल नहीं है इसीलिए इसको हम कहते हैं डिफ्यूज्ड या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इतनी बात सुनाई। और एक चीज ध्यान रखें, चाहे रिफ्लेक्शन रेगुलर हो चाहे रिफ्लेक्शन इरेगुलर हो, दोनों में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा लागू होता है और उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसमें एंगल आई और एंगल आर हमेशा कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। हमेशा फॉलो करते हैं लॉ, कहीं पर भी अनफॉलो नहीं होते। दो तरह के इमेज होते हैं, एक होता है रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज। इमेज क्या होता है, पहले आप ये समझिए, इमेज एक पॉइंट है जो कि लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद वहां पर मीट करती हैं। अगर रिफ्रैक्शन की कह दें तो रिफ्रैक्शन के बाद मीट करती हैं या एपियर होती हैं, मीट होती हैं। यानी क्या कहेंगे, इमेज क्या है, इमेज एक पॉइंट होता है जहां पर लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन या तो मीट हो जाएंगे एक्चुअल में या एपियर होंगी मीट होती हुई, तो उसे हम इमेज बोलेंगे। और इमेज दो टाइप के होते हैं, पहला इमेज जो होता है उसको हम कह सकते हैं रियल इमेज और दूसरे टाइप का जो इमेज होता है उसे हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होता है, जब लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद या रिफ्रैक्ट होने के बाद एक्चुअल में मीट करती हैं। क्या करती हैं, एक्चुअल में मीट करेंगी तो रियल इमेज फॉर्म होगा। और जब एक्चुअल में मीट ना करके एपियर हो रही हो, क्या हो रही हो, एपियर टू मीट एट ए पॉइंट व्हेन वर्चुअल इमेज इज फॉर्म, वहां पे क्या होगा, वर्चुअल इमेज बन जाएगा। ये कैसा होता है, ये ऑलवेज इन्वर्टेड होता है। कौन सा होता है, ऑलवेज इन्वर्टेड। यानी हम कह सकते हैं कि जहां पर भी रियल इमेज बनेगा उसके साथ में इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगा, हमेशा होगा, यानी ऑलवेज। कैन बी ऑब्टेन ऑन ए स्कीम, रियल इमेज को हम स्कीम पे ऑब्टेन कर सकते हैं, वर्चुअल इमेज को स्कीम पर ऑब्टेन नहीं किया सकता, तो कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन ए स्कीम। अब देखिए ये कैसा होता है, इरेक्ट होता है, ये इन्वर्टेड होता है, ये इरेक्ट होता है। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, उल्टा, और इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। तो वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है, सीधा बनता है। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया रियल और वर्चुअल इमेज में डिफरेंट। बात कर लें मिरर की, तो मिरर क्या होता है, मिरर एक ए स्मूथ शाइनी सरफेस ऑफ ग्लास विच रिफ्लेक्ट्स लाइट इज कॉल्ड ए मिरर। यानी स्मूथ सरफेस होती है, मिरर क्या है, एक शाइनी स्मूथ सरफेस होती है, किसकी बनी होती है, ग्लास की बनी होती है, विच रिफ्लेक्ट्स लाइट इज कॉल्ड ए मिरर। और जो लाइट का क्या करे, रिफ्लेक्ट करे, लाइट को क्या करे, रिफ्लेक्ट करे। यानी एक ऐसी सरफेस जो स्मूथ हो
ग्लास की बनी हो और लाइट को क्या करे, रिफ्लेक्ट करे, उसको हम क्या कहेंगे, मिरर कहेंगे। इस चैप्टर में जो मिरर पढ़ने हैं हमें, दो टाइप के मिरर पढ़ने हैं। कितने टाइप के पढ़ने हैं हमें मिरर? दो टाइप के। एक तो पढ़ना है प्लेन मिरर और एक के बारे में पढ़ना है हमें स्फेरिकल मिरर के बारे में। इसमें से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, पर यहां से आपको बोर्ड में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो देखिए प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर दो टाइप हो गए। स्फेरिकल मिरर को दो पार्ट में फिर डिवाइड किया गया है। एक का नाम होता है कॉनकेव, दूसरे का नाम होता है कॉन्वेक्स। अब इनके दूसरे दूसरे नाम भी हैं। कॉनकेव का काम होता है कन्वर्ज करना। कन्वर्ज का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो कॉनकेव मिरर कैसा होता है, जो कन्वर्ज करता है लाइट को, यानी इकट्ठा करता है। और कॉन्वेक्स मिरर का काम होता है डाइवर्जिंग मिरर, यानी डाइवर्ट करना। डाइवर्ट का मतलब होता है फैलाना। तो हम ये कह सकते हैं स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। कॉनकेव का काम होता है लाइट रेज को इकट्ठा करना और कॉन्वेक्स का काम होता है डाइवर्ट करना, यानी बिखेर देना, फैला देना। तो इसका काम होता है फैलाना, इसका काम होता है इकट्ठा करना। ये स्फेरिकल मिरर के टाइप होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्लेन मिरर के बारे में। किसके बारे में? प्लेन मिरर के बारे में। तो देखिए प्लेन मिरर क्या होता है। प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसकी सरफेस कैसी हो, प्लेन रिफ्लेक्टिंग हो, मेकिंग वन सरफेस ऑफ द मिरर ओपेक बाय सिल्वरिंग एंड देन बाय ए थिन कोटिंग ऑफ रेड लेड ऑक्साइड पेंट। यानी क्या होता है, देखिए प्लेन सरफेस हो ऐसे, इस तरीके से मान लीजिए प्लेन सरफेस हो, उसके नीचे वाली सरफेस को हमें क्या करना है, ओपेक बनाना है। ओपेक बनाने का मतलब क्या है, उस पर हमें पॉलिश कर देनी है। सिल्वरिंग की कैसे कर सकते हैं, सिल्वर की कर सकते हैं, या रेड लेड ऑक्साइड का उसके ऊपर पेंट कर देते हैं। तो जैसे ये बनके तैयार हो जाएगा उसको हम प्लेन मिरर कहेंगे। अब प्लेन मिरर क्या होता है आप समझ चुके होंगे, यानी आप घरों पर जो यूज करते हो, आप अपना फेस देखने के लिए जिस मिरर का यूज करते हो उस मिरर को हम प्लेन मिरर बोलते हैं। प्लेन मिरर में क्या है, देखिए इमेज कैसे फॉर्म होता है। मान लीजिए ये प्लेन मिरर है, इसके पीछे ये पॉलिश कर दी गई है, इसके पीछे क्या है, ये प्लेन मिरर हुआ, इसके पीछे आपने क्या कर दिए, पॉलिश कर दी है। अब पॉलिश करने से क्या होगा, ये ओपेक हो जाएगा। यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखी है, ऑब्जेक्ट से लाइट रे इंसिडेंट होगी, यहाँ पे ये इंसिडेंट हो रही है, इसको क्या कहेंगे हम, इंसिडेंट रे। और ये स्मूथ सरफेस है तो क्या होगी, ये रिफ्लेक्ट करेगी और रिफ्लेक्ट होने का जितने एंगल पे जाएगी उतनी पर ही वापस आ जाएगी, तो ये होगी रिफ्लेक्टेड रे। इसी चीज को याद रखें। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में मैंने आपको भी बताया है कि एंगल आई और एंगल आर हमेशा कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। अगर मान लीजिए कोई भी लाइट रे नॉर्मल पर ही इंसिडेंट हो, कहां पर इंसिडेंट हो, नॉर्मल पे, तो नॉर्मल पे ही वो क्या है, बाउंस बैक हो जाती है। यानी इसमें जो एंगल होगा ये एंगल आई हो जाएगा 0, तो एंगल आर भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस चीज को आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर इमेज जो फॉर्म होगा प्लेन मिरर से, वो कैसे होगा कि यहाँ पर जो लाइट रे आ रही है, मान लीजिए ये नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल पे लाइट रे आई, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन के बाद वापस चली गई, तो ये कौन सी होगी, रिफ्लेक्टेड रे। ये इसका आना और ऐसे ही चले जाना, इसका मतलब नॉर्मल पर आ रही है। इसके बाद एक और लाइट रे को कंसीडर करते हैं, क्योंकि इमेज बनाने के लिए हमें दो लाइट रे कंसीडर करनी पड़ती हैं ताकि इमेज को हम अच्छे से समझ सकें, कम से कम दो। एक लाइट रे ये यहाँ से गई और यहाँ पे इंसिडेंट होती है, जितने एंगल पे ये इंसिडेंट हो रही है हमने एंगल बना लिया आई, क्या बना लिया, आई। जितने एंगल पे इंसिडेंट होती है उतने ही एंगल पे ये क्या है, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये हो गई आपकी रिफ्लेक्टर रे, ये हो गई इंसिडेंट रे। ठीक है, दो इंसिडेंट रे देख ली हमने, एक ये वापस यहीं आ गई, एक ये जितने एंगल पे आई उतने एंगल पे ये इधर रिटर्न हो गई सेम मीडियम में। अब देखिए ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे क्या कहीं इधर सामने मिलेंगी, इस मिरर के सामने कहीं मिलेंगी, नहीं मिल रही। तो नहीं मिल रही है तो एक्चुअल में मीट नहीं हो रही है। एक्चुअल में मीट नहीं हो रही है इसका तो रियल इमेज फॉर्म नहीं होगा। पर आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम थोड़ा सा पीछे ड्रॉ करते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमें अपीयर होती है। क्या होती है, अपीयर होंगी, यानी मीट होती हुई अपीयर होंगी। तो मीट होती हुई अपीयर होंगी तो यहाँ पर जो इमेज बनेगा, ये जो इमेज बनेगा इस ऑब्जेक्ट का जिसका नाम ए बी है, इसका इमेज बन गया ए डैश बी डैश। क्या बन गया इसका इमेज, ए डैश बी डैश, ये थी ऑब्जेक्ट और ये बन गया इमेज। तो ये जो इमेज बना है ये किसकी वजह से बना है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रेज अपीयर टू मीट, यानी रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट रेज है वो क्या है, अपीयर हो रही है, मीट करती हुई, एक्चुअल में मीट नहीं हो रही है। तो अपीयर होने के लिए जो इमेज बनता है
मैंने आपको बताया था कौन सा होता है, वो वर्चुअल होता है। आप देख सकते हैं व्हेन रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज अपीयर टू मीट एट ए पॉइंट देन वर्चुअल इमेज इज फॉर्म। तो कैसा इमेज बन जाएगा यहाँ पे बताइए, वर्चुअल इमेज बन जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं ये जो प्लेन मिरर है इससे कैसा बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल मिलता है। अब देखिए ऑब्जेक्ट ऐसी थी और इमेज भी ऐसे ही बना है, तो हम ये कह सकते हैं वर्चुअल के साथ कैसा होगा, ये इरेक्ट होगा। कैसा होगा, इरेक्ट। अगला देखिए, यहाँ ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे, इस मिरर से जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उतनी ही डिस्टेंस पर इसका क्या बनता है, इमेज बनता है। तो ये प्रॉपर्टी होती है प्लेन मिरर की इमेज फॉर्म करने की। तो क्या क्या होती है एक एक करके देख लेते हैं कि इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर कैसे कैसे बनता है, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो पहली बात ये वर्चुअल होगा, वर्चुअल होगा तो कैसा होगा, इरेक्ट होगा। आप यहाँ कैंडल में देख सकते हैं, जैसे आप अपना फेस देखते हैं वैसे ही। दूसरा, लेटरली इन्वर्टेड होता है। लेटरली इन्वर्टेड का मीनिंग ये है कि आप मिरर के सामने अगर लेफ्ट हैंड को उठाओगे तो वो राइट साइड दिखेगा, और राइट को अगर ओपन उठाओगे तो वो लेफ्ट साइड दिखेगा। यानी आप इस फिगर में देख सकते हो, ये इधर देखिए, इसने हैंड को ऊपर किया है तो ये इसका लेफ्ट साइड है, और इसका जो इमेज बन रहा है ये दिख रहा है राइट साइड में। कैसा दिख रहा है, राइट साइड में। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे, इसे आर कहेंगे। तो लेफ्ट साइड राइट में दिखाई देता है और राइट लेफ्ट में दिखाई होता है, तो इसको हम कहते हैं लेटरली इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है प्लेन मिरर। जैसे आपने देखा होगा एम्बुलेंस जो होती है, उनकी जो गाड़ी होती है एम्बुलेंस की, उस पर कभी कभी एम्बुलेंस को ज्यादातर कई गाड़ियों को उल्टा लिख दिया जाता है। तो क्यों लिख दिया जाता है, क्योंकि लेटरली इन्वर्टेड की प्रॉपर्टी की वजह से वो आपको बाद में सीधा दिखाई दे जाए। द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। कैसा बनेगा, जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट है उसका उतना ही बड़ा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। या कह सकते हैं सेम साइज का इमेज होगा। द इमेज फॉर्म इज एज फॉर बिहाइंड द मिरर, यानी मिरर के पीछे इमेज बनता है, एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, यानी मिरर के पीछे उतनी डिस्टेंस पर इमेज बनेगा जितनी डिस्टेंस पर आप मिरर के फ्रंट में खड़े हो। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, एक मिरर लीजिए, उसके सामने अगर मान लीजिए आप 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर खड़े हैं तो मिरर के अंदर 10 सेंटीमीटर पर इमेज फॉर्म होगा। तो ये बात कर ली हमने किसकी, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर की। अब बात आती है स्फेरिकल मिरर की। किसकी बात आती है, स्फेरिकल मिरर की। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। कॉनकेव का दूसरा नाम कन्वर्जिंग होता है, कॉनकेव का दूसरा नाम क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है। और कॉन्वेक्स का दूसरा नाम क्या होता है, डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग का मतलब बताया था अभी, ये लाइट रे को डाइवर्ट करेगा, ये लाइट रे को कन्वर्ज करेगा। अब इनकी पहचान क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो इसमें देखिए ये जो सरफेस होती है, ये जो सरफेस होती है कॉनकेव मिरर की कुछ ऐसे होती है, यानी ये आउटवर्ड साइड जो है इस पे पॉलिश होगी, और इनसाइड जो है, ये जो इनसाइड जो होगी, ध्यान सुनिए, इनसाइड जो होगी वो पॉलिश सरफेस होगी। रिफ्लेक्शन इधर से होगा, इधर से रिफ्लेक्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पॉलिश होती है। इसका अपोजिट कर दें, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, अभी ऐसे था अब ऐसे कर दिए, अब पॉलिश यहाँ होगी और ये सरफेस कैसे हो जाएगी, स्मूथ सरफेस हो जाएगी। तो रिफ्लेक्शन यहाँ से होगा, रिफ्लेक्शन यहाँ से नहीं होगा। तो ये दो टाइप का होता है स्फेरिकल मिरर। कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। एक होता है कॉनकेव या कन्वर्जिंग, दूसरे का नाम होता है कॉन्वेक्स या डाइवर्जिंग। ये जो होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, और ये कौन सी होती है, आप इसे पॉलिश्ड सरफेस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसे, पॉलिश सरफेस। तो ये पॉलिश सरफेस कहाँ पे है, आउटसाइड में, आउटवर्ड। कैसे है, आउटवर्ड। और इनसाइड कैसी है इसकी, इनवर्ड। कैसा होता है, इनवर्ड होता है ये रिफ्लेक्टिंग। कैसा होता है ये, रिफ्लेक्टिंग। तो इसको कॉनकेव कहेंगे। कॉन्वेक्स किससे कहेंगे, जिसके इनवर्ड कैसा हो, इनवर्ड सरफेस कैसी हो, पॉलिश्ड हो। इनवर्ड सरफेस कैसी हो, पॉलिश्ड हो। और आउटवर्ड सरफेस जो हो कैसी हो, रिफ्लेक्टिंग हो। कैसी हो वो, रिफ्लेक्टिंग हो। तो आउटसाइड वाली जो सरफेस होती है वो रिफ्लेक्टिंग होती है। तो ये दो टाइप के स्फेरिकल मिरर होते हैं, एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। तो पहले बात करेंगे स्फेरिकल मिरर के कुछ टर्म्स की। तो स्फेरिकल का नाम ही है कि स्फेयर टाइप में होता है, तो ये कुछ स्फेयर टाइप में कुछ ऐसे होगा। बीच में से इन्हें काट के दो मिरर बनाए जाते हैं, ये कुछ स्फेयर ऐसे होता है। वैसे कट कर देंगे तो एक मिरर इधर बना लीजिए, एक मिरर इधर बना लीजिए, एक के आउटसाइड पॉलिश कर दीजिए, एक के इनसाइड कर दीजिए, दोनों मिरर बनके तैयार हो जाते हैं। तो देखिए ये जो पार्ट है ये वाला, इसके आउटसाइड पॉलिश है। अब आउटसाइड पॉलिश है और इनसाइड कैसा है, इनसाइड रिफ्लेक्टिंग है। तो ये हो गया कॉनकेव। कौन सा हो गया ये, कॉनकेव। ठीक है। अब देखिए
इसको आप देख सकते हैं, ये इनसाइड इसके पॉलिश है और आउटसाइड रिफ्लेक्टिंग है, तो ये हो गया कॉन्वेक्स। कौन सा हो गया ये? कॉन्वेक्स। अब इनके कुछ टर्म्स की बात कर लें तो ये जिस स्फीयर को कंप्लीट करता है, ये जो मिरर है किसी स्फीयर का एक पार्ट होगा, यानी उससे कट करके बनाया है, तो इसका जो सेंटर होता है उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस मिरर का जो मिड पॉइंट होता है, यहां से यहां के बीच का ये जो पॉइंट होगा मिड पॉइंट, इस पॉइंट को पी से शो करते हैं और इसे बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं इसे? पोल। पोल और सी तक की जो डिस्टेंस होती है ये वाली, इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। कैपिटल आर से इसे नोट करते हैं। इतनी बात समझ आ गई। इसके बाद देखिए, ये जो पी और सी वाली जो लाइन है, ये जो लाइन है इसका नाम होता है प्रिंसिपल एक्सिस। सेम वहां पर भी होता है। ये जो लाइन है पी और सी वाली, इसको हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। इस मिरर का मिड पॉइंट होता है उसे पोल कहते हैं। पी से सी तक की डिस्टेंस होती है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। और ये जो सेंटर है, ये जिस स्फेरिकल मिरर का पार्ट है, ये जो मिरर है उसका जो सेंटर होगा उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इतनी बात समझ आ रही? तो ये थे कुछ टर्म जो रिलेट करते हैं किससे? स्फेरिकल मिरर से। इसके बाद देखने वाले हैं हम कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, यहां पर आप देख लीजिए कि P ये जो पोल है और ये C सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका जो मिड पॉइंट होगा उसको हम फोकस कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसको फोकस कहते हैं। यानी P और C का जो मिड पॉइंट होगा उसे क्या कहेंगे? हम फोकस कहेंगे। और फोकस को दिखाते हैं कैपिटल F से। तो अब मैं कहूं P और F के बीच जो डिस्टेंस होगी इसको फोकल लेंथ कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? फोकल लेंथ कहेंगे। तो यहां से यहां तक भी क्या होगा? ये F होगा। क्या होगा? ये F। तो ये F और ये F कितना हो जाएगा? ये 2F। यानी PC की डिस्टेंस कितनी हो गई? 2F हो गई। PC की डिस्टेंस कितनी हो गई? 2F। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं PC की जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है? 2F के। अब P से C तक को क्या कहते हैं हम? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो इसकी जगह R लिख सकते हैं, तो ये आ गया 2F। तो F की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो R/2 भी लिख सकते हैं। यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर का अगर हाफ कर दें यानी 2 से डिवाइड कर दें तो फोकल लेंथ निकल आती है। लेकिन फोकस पॉइंट क्या होता है? P और C पॉइंट का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम फोकस कहते हैं। अगर इसे लैंग्वेज में लिखना है तो कैसे लिखें? तो देखिए, ये वाला कौन सा मिरर है? आउटसाइड पॉलिश है, तो ये कॉनकेव मिरर है। आप देख सकते हैं इसमें इनसाइड पॉलिश शो की है, तो ये कौन सा हो गया? ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। दोनों में अगर हमें फोकस फाइंड करना है तो कैसे पता करें? सबसे पहले आप क्या करेंगे? उस मिरर पे लाइट रे को इंसिडेंट कराएंगे और ये जो लाइट रे होंगी ये पैरेलल होंगी। कैसी होंगी? ये पैरेलल। अब पैरेलल लाइट क्या होती है? जो इन्फिनिटी से चलकर आती है। कहां से आती है? इन्फिनिटी से। याद रखना इस चीज को कि इन्फिनिटी से जो भी लाइट रेज आएंगी वो पैरेलल होंगी टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। यानी ये क्या है? ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल आ रही है। और जैसे ही आएंगी स्ट्राइक करेंगी स्मूथ सरफेस पर और फिर इनका क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। और रिफ्लेक्शन के बाद कहां से आती है? फोकस से चली आती है। तो जो लाइट रे पैरेलल आती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाती है? फोकस से जाती है। तो ये कहां से आएगी? ये फोकस से जाएगी। ये भी फोकस से आएगी। ये देखिए यहां से आ रही है कुछ ऐसे, इसका रिफ्लेक्शन होगा तो ये भी फोकस से आएगी, ये भी फोकस से जाएगी। तो ये सब जो रिफ्लेक्शन के बाद जाती हैं, जिस पॉइंट से जाती हैं उसको हम फोकस कहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है? ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये लाइट रे आ रही है, यहाँ पे वापस आ जाएगी क्योंकि ये नॉर्मल की तरह वर्क करेगा। ये लाइट रे गई, ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। आफ्टर रिफ्लेक्शन इसका काम है डाइवर्ट करना। इसका काम क्या है? डाइवर्ट करना। तो ये लाइट रे को क्या कर देगा? ये डाइवर्ट कर देगा। क्या कर देगा? ये डाइवर्ट। यहाँ पे देखिए लाइट रे आ रही थी, इनका रिफ्लेक्शन हुआ, कन्वर्ज हो गई यानी मिल गई। कन्वर्ज होने का मतलब मिलना। यहाँ पे लाइट रे आ रही थी, दूर भाग गई, आ रही थी, दूर भाग गई यानी फैल गई। तो फैलने का काम किसका होता है? कॉन्वेक्स का। तो ये कॉन्वेक्स मिरर है। ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर में जिस पॉइंट से ये पास होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रेज उसको हम फोकस कहते हैं। और कॉन्वेक्स में ये डाइवर्ट होती है। तो ऐसा लग रहा है, देखिए इस पॉइंट से ये आ रही है, ऐसा लगेगा आपको कि ये फोकस से ही आ रही है। तो यहाँ पे एपियर हो रही है, मीट कहती है। कैसी लगेंगे? एपियर होना। तो इसको हम फोकस कहेंगे। इसकी डेफिनेशन की बात कर लें, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट वेयर ऑल पैरेलल रेज मीट और एपियर टू मीट, या तो एक्चुअल मीट हो जाएंगी या एपियर टू मीट होंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। यानी रिफ्लेक्शन के बाद जब भी लाइट रे
एक्चुअल में जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर या तो एक्चुअल में मीट होती है या कहें तो अपीयर होती है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अब इसके बाद बात करते हैं रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। तो रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, तो ये क्या है, अभी मैंने आपको जस्ट यहां पर बताया था कि क्या है रिलेशन। देखिए एफ इजकल टू आर अपॉन टू, एफ इजकल टू क्या होगा, आर अपॉन टू, यानी फोकल लेंथ जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है, और अगर आपको आर निकालना है तो 2 टाइम्स ऑफ एफ, फोकल लेंथ का 2 टाइम्स कर दो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल आता है। इसके बेस पर एक क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, देखिए स्फेरिकल मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर है, कैपिटल आर की वैल्यू आपको कितनी दी है, 20 सेंटीमीटर दी है। व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ, तो आपको फोकल लेंथ फाइंड करना है। इस फॉर्मूले को लगाइए, एफ इजकल टू क्या आ जाएगा, 20 अपॉन 2, यहाँ पे कितना दिया 20, और इसका कितना कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 20 डिवाइड बाई 2 यानी 10 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, ऐसा क्वेश्चन अगर आपको देखने के लिए मिले तो हो सकता है एमसीक्यू में मिल जाए, तो इसको आप कर लोगे आराम से। नेक्स्ट बात करते हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, यानी मिरर से इमेज कैसे फॉर्म होते हैं। जो इमेज फॉर्म होते हैं, जो रे डायग्राम बनाते हैं, उनके लिए कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स को हम कैसे देखें, तो मतलब उनके रूल्स क्या क्या होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो पहला क्या होता है, जो भी लाइट रे पैरेलल आएगी, ध्यान सुने, जो भी लाइट रे पैरेलल आती है टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, वो फोकस से आती है। जो भी लाइट रे पैरेलल आएगी कहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, और पैरेलल कहाँ से आती है, इन्फिनिटी से आती है। तो पैरेलल लाइट रे जो आती है वो फोकस से क्या हो जाती है, फोकस से चली जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। या अगर दूसरे मिरर की बात कर लें कॉन्वेक्स की, तो इसमें ये पैरेलल तो आती हैं, पर इसका काम होता है डाइवर्ट कराना, तो इसलिए यहाँ से वापस भाग जाती हैं। तो यहाँ पर हमें फोकस पर मीट होती हुई अपीयर होती हैं, और यहाँ फोकस पर हमें एक्चुअल मीट हो जाती है। ये बात समझ में आ गई। तो क्या याद रखना है आपको कि जब भी लाइट रे पैरेलल आती हैं तो क्या होती है, वो फोकस से या तो पास हो जाती है या अपीयर होती है फोकस पर। दूसरा पॉइंट इसका वाइस वर्सा होता है, अगर फोकस से आ रही हो तो क्या करें, तो फोकस से आएगी, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी, फोकस की तरफ आएगी, देखिए फोकस की तरफ आएगी, ये फोकस की तरफ आएगी, और रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये पहला रूल है, ए रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज मीट और appear to meet at focus और वाइस वर्सा, यानी इसका वाइस वर्सा भी याद रखना है। दूसरा रूल ये कहता है, दो रूल यही हो गए, आप कह सकते हैं, तीसरा रूल भी कह सकते हैं, ए रे ऑफ लाइट विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर विल रिट्रेस देयर पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। यानी जब भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, किससे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, ये इंसिडेंट हो जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये वापस आ जाएगी, तो हम कहेंगे इसे इंसिडेंट रे, और ये कौन सा होगी, रिफ्लेक्टेड रे। जिस पाथ पर वो इंसिडेंट होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, उसी पाथ पर वापस चली जाती है। और यहाँ पर भी आप इसी को देख सकते हैं, ये कॉन्वेक्स के लिए है। नेक्स्ट इसका जो रूल है, ए रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन पोल गेट रिफ्लेक्टेड एट द सेम एंगल ऑन अदर साइड ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। यानी आप यहाँ पे देखिए, ये लाइट रे आई कहाँ पर, इसके पोल पर आती है, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। तो प्रिंसिपल एक्सिस का जितना एंगल बनाएगी ये, उतने ही एंगल पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी अदर साइड, किधर साइड, अदर साइड ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हो जाएगा आर, और एंगल आई कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा, क्योंकि ये क्या है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। इतनी बात समझ आ गई। ऐसे ही आपको यहाँ ध्यान रखना है, लाइट रे आएगी, फिर ये वापस चली जाएगी, यानी ये डाइवर्ट हो जाएगी, तो जितना एंगल आई होगा उतना ही आर होगा। ये कुछ रूल्स हैं। अब बात करने वाले हैं हम इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर, यानी क्या बात करने वाले, इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर। इसकी 6 कंडीशन होती हैं। 6th कंडीशन में एक जो लास्ट वाली कंडीशन होती है वो स्पेशल केस कहा जाता है, जो कि बार बार कई बार आपके पेपर में पूछा गया है। तो एक एक करके जान लेते हैं इसे कैसे हमें समझना है। तो यहाँ पर ये हमने बना लिया है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है, जिसके आउटर साइड पर क्या हो, पॉलिश हो, और जो इनसाइड है वो रिफ्लेक्टिंग रहे। वो कैसे, रिफ्लेक्टिंग। तो यहाँ पे देखिए, ये जो व्हाइट लाइन है इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। ये क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है।
तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब इसकी 6 कंडीशन क्या होती है कि मिरर के फ्रंट में, ध्यान रखें मिरर के हमेशा लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट रखी जाती है। अगर ऑब्जेक्ट रखी है इन्फिनिटी पर, पहली कंडीशन, ऑब्जेक्ट कहां रखी है इन्फिनिटी पर। दूसरा बियॉन्ड सी, ये देखिए सी क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये एफ क्या, फोकस, और यहां पर क्या होगा, इसका पोल होगा, ये क्या हो गया, पोल ऑफ द मिरर। तो पॉइंट हमने पहले लिख लिए, ये हुआ मिरर कॉनकेव, इसका ये पोल, ये इसका फोकस, ये क्या इसका फोकस, ये इसका क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये लाइन जो है, ये वाली लाइन क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। 6 कंडीशन होंगी इमेज बनाने की। पहली, अगर ऑब्जेक्ट को हम कहां रखें, इन्फिनिटी पर रखें, पहला। दूसरा, ऑब्जेक्ट को कहां रखें हम, बियॉन्ड सी, सी से परे। तीसरा, एट सी, अगर सी पर ही रख दें, तीसरी कंडीशन। फिर बिटवीन एफ एंड सी, चौथी कंडीशन ऑब्जेक्ट को रखने की। पांचवी, अगर फोकस पर ही रख दें ऑब्जेक्ट को तो इमेज कहां बनेगा। और छठवीं कंडीशन होती है पोल और एफ, यानी पी एंड एफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रख दें तो इसका इमेज कहां पर फॉर्म होगा। तो कंडीशन समझ, कितनी कंडीशन हुई, 6। पहले इन्फिनिटी पर रखेंगे, फिर बियॉन्ड सी होगा, फिर एट सी होगा, बिटवीन एफ एंड सी, फिर एफ और पी एंड एफ। ठीक है, तो 6 कंडीशन में इमेज कहां बनता है। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होती है तो इमेज बनता है यहाँ पर, मैंने यहाँ नंबरिंग की हुई है 1 2 3 4 5 6 कंडीशन है। पहले का इमेज बनेगा पहले वाली पे, पहले का इमेज बनेगा पहले वाली पे। हम ये कह सकते हैं जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज बनता है कहां पर, फोकस पर बनता है, और इसका कैसा होता है, ये पॉइंट साइज्ड होता है, यानी हाईली डिमिनिश्ड कह सकते हैं, या कहेंगे पॉइंट साइज्ड होगा। दूसरा, जब ऑब्जेक्ट कहां हो, बियॉन्ड सी हो, तो इसका इमेज कहां पे बनेगा, इसका इमेज बनेगा बिटवीन एफ एंड सी। कहां बनेगा, बिटवीन एफ एंड सी, ये देख सकते हैं दूसरा पॉइंट। तो ये क्या होगा, इससे थोड़ा सा बड़ा होगा तो इसको हम डिमिनिश्ड कहेंगे, बस थोड़ा सा बड़ा होगा इसलिए हम इसे डिमिनिश्ड कहेंगे, ये पॉइंट साइज, और ये क्या समझा, डिमिनिश्ड। तीसरी कंडीशन देखिए, अगर ऑब्जेक्ट कहां रखी है, एट सी पर, ऑब्जेक्ट कहां की, एट सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी है, तो इसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनता है, और कैसा होता है, सेम साइज होता है। इतनी बात समझ आई। अब ऑब्जेक्ट थोड़ा सा आगे गई, यानी बिटवीन एफ एंड सी आएगी, तो इमेज फिर यहाँ आ जाएगा। आपको क्या देखना है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को देखिए, इमेज यहाँ था, ऑब्जेक्ट यहाँ थी, ऑब्जेक्ट आ गई, इमेज यहाँ आ गया, ऑब्जेक्ट और आ गई, इमेज यहाँ आ गया, ऑब्जेक्ट यहाँ आएगी, इमेज यहाँ आ जाएगा, ऑब्जेक्ट वहां जाएगी, इमेज यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से इमेज चलता रहता है। जितना पास में आप इस मिरर के ऑब्जेक्ट को लाओगे, इमेज उतना ही दूर होता जाएगा। ऐसे देखिए, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगी ऑब्जेक्ट की इमेज पीछे हो जाएगा। इमेज पीछे बनाना है तो ऑब्जेक्ट को पीछे करना होगा, ठीक है ना, इस तरीके से आपको करना है। तो जैसे ही आप ऑब्जेक्ट कहां पे आ जाएगी, बिटवीन एफ एंड सी आएगी, तो ये पॉइंट कौन सा, फोर्थ, तो देखिए फोर्थ का इमेज यहाँ आ जाएगा, कहां पे आएगा, बियॉन्ड सी आ जाएगा इसका इमेज, और इसका जो इमेज बनेगा वो एनलार्ज होगा। कैसा होगा, एनलार्ज होगा, यानी पहले पॉइंट साइज था, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर सेम हुआ, फिर एनलार्ज हुआ। अब ऑब्जेक्ट कहां पे रखिए, ये ऑब्जेक्ट रखिए कहां पे, फोकस पर, तो ये फिफ्थ कंडीशन है, तो इसका इमेज कहां पे बनेगा, इन्फिनिटी पे बनता है, और ये हाईली एनलार्ज होता है। कैसा होता है, हाईली एनलार्ज। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे थी तो इमेज बनाता फोकस पर, अब ऑब्जेक्ट कहां है, फोकस पर है, तो इमेज बनेगा इन्फिनिटी पर। ये आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एरो दिखाया है। लास्ट कंडीशन और 6 कंडीशन क्या होती है, अगर ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में रखी है, ऑब्जेक्ट कहां रखी है, पी और एफ के बीच में रखी है, तो ऑब्जेक्ट तो होती है छोटी पर इसका इमेज बनता है बड़ा, यानी एनलार्ज होगा। इमेज कैसा होगा, एनलार्ज होगा, ये आप जान लीजिए। छठी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पी और एफ के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखी होती है तो इमेज कैसा होता है, एनलार्ज होता है, और आप देख सकते हैं कहां बनना है, ये मिरर के पीछे बनता है, तो बिहाइंड द मिरर होता है। और ये पीछे बनने वाला जो इमेज है ये वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है। कैसा होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, क्योंकि ये सीधा है, और सीधे जो होते हैं यानी इरेक्ट कहते हैं, और इरेक्ट के साथ हमेशा वर्चुअल आता है, या आप कह सकते हैं वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट आता है। और यहाँ पर ये जो 5 कंडीशन में, इनमें जो इमेज बनता है वो रियल और इन्वर्टेड होता है। कैसा होता है, रियल और इन्वर्टेड, बस इसका साइज चेंज होता रहता है, पहले छोटा बनेगा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर सेम साइज, फिर बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ठीक है, तो ये बात समझिए। अब इसके कुछ हम देखते हैं रे डायग्राम। पहली कंडीशन, जब ऑब्जेक्ट कहां पे हो, इन्फिनिटी पर, यहाँ पे हमने 6 कंडीशन कंसीडर की थी, 1 2 3 4 5 6। अब इसको हमें रे डायग्राम में कन्वर्ट करके देखना है। तो पहला देखिए, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो इन्फिनिटी से जो लाइट रेज आती हैं वो कैसी आती हैं, पैरेलल आती हैं। मैंने अभी आपको बताया था, इसे याद कर लें कि लाइट रेज जब इन्फिनिटी से आएंगी तो वो कैसे आएंगी, पैरेलल आएंगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये लाइट रे पैरेलल आ रही है। पैरेलल आने के बाद देखिए रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद ये कहां से आएंगी, फोकस से जाती हैं। तो फोकस से जाते जाते ये मिलेंगी कहां पे, ये फोकस पे मिलती है, इसलिए ये जो इमेज बन गया, ये क्या बन गया, इसका इमेज बन गया, ये लाइट रे आ रही है, ये लाइट रे आ रही है।
ये क्या है, इंसिडेंट हो रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ पे मीट हो रही है, एफ पर मीट हो रही है, और जहां पर मीट होती है लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, दैट इज द पॉइंट इज कॉल्ड इमेज। उसको क्या कहेंगे, इमेज कहेंगे। तो इमेज कहाँ पे बनेगा, उसकी पोजीशन देखिए एट द फोकस। कैसा होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा, या कह सकते हैं पॉइंट साइज होगा, और रियल एंड इन्वर्टेड होगा। आप यहां से याद कर सकते हैं कि 5 कंडीशन में रियल एंड इन्वर्टेड होगा, पहले बहुत छोटा होगा, फिर डिमिनिश्ड होगा, फिर सेम साइज होगा, फिर एनलार्ज होगा, फिर हाईली एनलार्ज होगा, और एक लास्ट कंडीशन जिसमें वर्चुअल और डायरेक्ट बनेगा। तो पहली कंडीशन समझ आई। नेक्स्ट देखिए, ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड सी है, तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो लाइट रे, 2 ही लाइट रे हमें कंसीडर करनी है, और 2 लाइट रे जहां पे कट करती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, दैट इज द पॉइंट इज कॉल्ड इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो यहां से क्या होगा, एक लाइट रे आपको हमेशा पैरेलल हो जानी है टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये लाइट रे पैरेलल गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से आएगी, फोकस से आएगी। लॉ याद रखें, रूल याद रखें इमेज फॉर्मेशन के, कि जो लाइट रे पैरेलल आती है वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से आती है, फोकस से। तो ये इस तरीके से आएगी और फोकस से वापस आएगी। तो ये फोकस से आ गई, ये कौन सी होगी, रिफ्लेक्टर रे, ये होगी इंसिडेंट रे। अब दूसरी लाइट रे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारेंगे। सभी कंडीशनों में कर सकते हैं, जितने भी आपने रूल पढ़े हैं उस रूल को यूज करके कोई सी 2 लाइट रे को आप रिफ्लेक्ट करा सकते हैं, और रिफ्लेक्ट कराने के बाद जहां पे मीट करेंगे वहां पे इमेज फॉर्म हो जाएगा। तो दूसरी लाइट रे कहां से गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है वो रिट्रेस करती है अपने पाथ को, यानी वापस वहां पर चली जाएगी जहां से वो आ रही है, जिस रास्ते से आती है उसी पर वापस चली जाती है। तो एक लाइट रे ये गई और ये ऐसे आई, एक लाइट रे ये गई और ये वापस चली गई। तो ये जहां पर मीट हो रही है, दैट इज पॉइंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, यानी ए भी जो ऑब्जेक्ट है इसका क्या बन जाएगा, ये इमेज बन जाएगा। और आप देखते हैं ऑब्जेक्ट ऐसे थी और इसका इमेज बनना है इस तरीके से, ऑब्जेक्ट ये थी और इमेज बना है ऐसे, तो इमेज हो गया उल्टा, और उल्टे इमेज को हम कहते हैं इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड के साथ होता है रियल। ठीक है, अब देखिए ऑब्जेक्ट आपको यहाँ बड़ी दिखाई दे रही होगी और यहाँ पे कैसा है, छोटी है। तो इमेज कैसा बनेगा, डिमिनिश्ड हो जाएगा, और कहां पर बनेगा, एफ और सी के बीच में बनेगा, तो बिटवीन एफ एंड सी। ये कंडीशन नंबर 2 है। नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं, कंडीशन नंबर 3, ऑब्जेक्ट कहां पर रखी हो, एट सी पर हो, तो इमेज कहां पे बनता है, एट सी पर ही बनेगा, सेम साइज होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। बनेगा कैसे, ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट है, इससे लाइट रे आपको पैरेलल गुजारनी है, तो एक पैरेलल गई और कहां से आएगी, फोकस से। तो पहली बात कि जितनी भी आप कंडीशन लाइट रे को दिखाने के लिए बनाए, मतलब इमेज को फॉर्म करने के लिए बनाए, तो पहली लाइट रे हमेशा पैरेलल गुजारे प्रिंसिपल एक्सिस के, और रिफ्लेक्शन के बाद कहां से करते हैं, उसे वापस फोकस से कर दें। दूसरा, आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजार सकते हैं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजार सकते हैं, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखिए तो कहां से गुजारें, तो आप फोकस से भी गुजार सकते हैं। यानी जो पैरेलल आती हैं फोकस से आती हैं, और जो फोकस से आती हैं वो पैरेलल हो जाती हैं। ये उसका वाइस वर्सा रूल बताया था। तो ये पैरेलल गई और ये कहां से आएगी, ये फोकस से। ठीक है, तो ये आ गई। अब ये मान लीजिए ये गई फोकस से, किससे गई, फोकस से, तो ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, और पैरेलल हो जाएगी तो जिस पॉइंट पे मीट करेगी, ये जो पॉइंट होगा यही क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा। तो ये कहां पे मीट करती है, एट सी पर मीट करती है, तो इमेज बनता है एट सी पर। जितनी ऑब्जेक्ट होती है उसी साइज में क्या होता है इसका, जितने साइज की ऑब्जेक्ट होती है उतनी साइज का क्या बनता है, इमेज फॉर्म हो जाता है। तो ये इसका फिगर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर ऑब्जेक्ट रखी है बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट कहां रखी है, बिटवीन सी एंड एफ, तो ये सी है और ये क्या है, एफ है। ठीक है, तो सी और एफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखी है तो इमेज कहां पे बनता है, बियॉन्ड सी बनता है, एनलार्ज होगा, और कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। 5 कंडीशन तक रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। अब देखिए, ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में रखिए, एक लाइट रे पैरेलल जाएगी, अभी बताया था पैरेलल जाती है, कैसी आती है लाइट रे, पैरेलल जाएगी, तो पैरेलल आपको गुजारनी है लाइट रे, ये यहां से लाइट रे ये पैरेलल गई, पैरेलल जाने के बाद रिफ्लेक्शन हो जाएगा, रिफ्लेक्शन होने के बाद कहां से आएगी, फोकस से आएगी, ये फोकस से आ रही है। दूसरी लाइट रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारी है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर वापस आ जाएगी, और आप देखें कहीं जाके थोड़ा सा दूर जाके मिलेगी, और जहां पर मिलेगी तो हम कह सकते हैं कहां मिलेगी, बियॉन्ड सी, सी के उस साइड, मतलब सी के पीछे इसका इमेज फॉर्म हो जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में रखी हो तो। ये बात समझ में आई, सी और एफ के बीच में हो तब उसका इमेज यहाँ पर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट कहां पर रखी हो, एट एफ, और एफ पे रखी होगी, तो इसका मतलब इमेज कहां पे बनने वाला है, इन्फिनिटी पे बनने वाला है। इमेज कहां बनेगा, ये इन्फिनिटी पर बनेगा, तो इमेज कहां बनेगा, इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी पे कैसा होता है, हाईली एनलार्ज होता है,
जब भी इन्फिनिटी की बात हो तो आप इस वर्ड को जरूर लिखें, हाईली कर दें। क्या करते हैं? हाईली। तो बड़ा बनेगा, लेकिन कैसा होगा? हाईली। ये सबसे बड़ा बनेगा इस कंडीशन में। रियल और इन्वर्टेड भी होगा, पांचवी कंडीशन है। तो रियल और इन्वर्टेड होता है 5 कंडीशन तक। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है? फोकस पर। एक लाइट रे पैरेलल जाएगी टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से आएगी? फोकस से। दूसरा आपको होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारी है, तो ये लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस तरीके से जाएगी, ये जा रही है और रिफ्लेक्शन के बाद वापस आ रही है। तो जहां पर भी ये मीट करें, ध्यान सुनिए, जहां पर भी ये मीट करें क्या बनेगा? इमेज बनेगा। पर इस कंडीशन में ये मीट कहीं नहीं हो रही है, पैरेलल है, तो हम ये कह सकते हैं कहां पर बनेगा? इन्फिनिटी पर इसका इमेज बनने वाला है। नेक्स्ट देखिए 6 कंडीशन, इसे स्पेशल केस भी कहते हैं, बिटवीन एफ एंड पी। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है? एफ एंड और पी के बीच में रखी है, यानी फोकस और पोल के बीच में। ये ऑब्जेक्ट देखिए, एक लाइट रे पैरेलल जाएगी और रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से चली जाएगी। दूसरा, एक लाइट रे को आप पोल पे डालें, जितने एंगल पे इंसिडेंट होगी उतने एंगल पे क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और ये क्या है? कहीं पर भी पीछे नहीं मिलेगी। इसलिए हम क्या करेंगे? मिरर के पीछे इन्हें क्या करेंगे? थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे इमेजिनरी लाइन से, और जहां पर भी ये कहीं पर भी मीट होती हुई अपीयर होंगी, वही पॉइंट क्या है? इसका इमेज हो जाएगा। ये क्या है? ऑब्जेक्ट का इमेज हो जाएगा। ऑब्जेक्ट बहुत छोटी सी है, इमेज बहुत इसका बड़ा है। इमेज क्या है? इसका बड़ा है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कैसा बनेगा? एनलार्ज बनेगा। कैसा बनेगा इमेज? इसमें एनलार्ज इमेज होगा। और एनलार्ज होगा तो कहाँ पे होगा? बिहाइंड द मिरर होगा। और यही एक कंडीशन है जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। इस बात को आप अच्छे से याद कर लें, ठीक है। तो अब देखिए, ये 6 कंडीशन थी, 6 कंडीशन को हमने एक साथ दिखाया है, आप इसे अच्छे से नोट कर लें ताकि याद रहे। ये 5 कंडीशन देखिए, रियल एंड इन्वर्टर रहेगा, लास्ट में कैसा रहेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगा। ये देखिए, सबसे पहले पॉइंट साइज, फिर डिमिनिश, फिर सेम साइज, फिर एनलार्ज, हाईली एनलार्ज, और ये एनलार्ज रहेगा जो कि वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। और ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है जो कि 6 कंडीशन के लिए दिखाई गई है। नेक्स्ट बात करते हैं रे डायग्राम्स फॉर दी फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर, यानी कॉन्वेक्स मिरर से इमेज कैसे फॉर्म होता है उसके लिए रे डायग्राम बनाने हैं। अभी हमने कॉन्केव के लिए देखा था, अब देखेंगे कॉन्वेक्स के लिए। कॉन्वेक्स के लिए क्या होता है? इसमें सिर्फ 2 कंडीशन होती हैं। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखी हो? इन्फिनिटी पे रखी हो, तो उसका इमेज फोकस पे बनेगा। कॉन्केव में भी ऐसा ही होता है, कॉन्वेक्स में भी ऐसा ही होगा। तो इसमें 2 कंडीशन है। पहला, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है? इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ पे बनने वाला है? इसका फोकस पर बनेगा। पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ होगा? एट द फोकस, यानी एफ पर होगा। बिहाइंड द मिरर होगा, कैसा होगा? पर ये बिहाइंड द मिरर होगा, क्योंकि इसका फोकस राइट साइड होता है। साइज ऑफ द इमेज की बात करें तो हाईली डिमिनिश्ड होगा। हाईली वर्ड जरूर यूज करना है क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी यूज हुआ है। पॉइंट साइज होगा। नेचर ऑफ द इमेज, ये कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है और कॉनकेव दोनों करता है, रियल एंड इन्वर्टेड करता है और वर्चुअल और इरेक्ट। यानी हम कह दें तो कॉनकेव मिरर सिर्फ एक कंडीशन में वर्चुअल बनाता है, जब ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में हो, बाकी सब में रियल बनाता है। लेकिन ये कॉन्वेक्स वाला जो है कैसा बनाएगा? वर्चुअल बनाएगा। वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा। आप देखिए, ये पोल है, ये मिरर हो गया, इसका फोकस हो गया। लाइट रे पैरेलल आएंगी क्योंकि इन्फिनिटी की बात हो रही है, ये पैरेलल आएगी। ये देखिए, ये पैरेलल आ रही है लाइट रे, ये भी पैरेलल आ रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या है? ये क्या है? डाइवर्ट हो जाएंगी। डाइवर्ट हो जाएंगी तो ये क्या होंगी? एपियर होंगी। एपियर होंगी कहाँ पे? मीट होती है फोकस पर। तो इसका इमेज कहाँ पे बनने वाला है? फोकस पर बनेगा इस कंडीशन में। इसे आप अच्छे से नोट कर लें, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कंडीशन नंबर 2, यानी कॉन्वेक्स की 2 कंडीशन होती है। पहली ये हो गई। सेकंड की बात करें तो सेकंड क्या होती है? अगर ऑब्जेक्ट को आप कहीं पर भी रख दीजिए, कहाँ पर? एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी द पोल ऑफ द मिरर, पोल और इन्फिनिटी के बीच में। इन्फिनिटी पे थी तो फोकस बना था, अब इन्फिनिटी और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट कहीं रख देंगे तो इसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा? तो इसका इमेज फॉर्म करने के लिए पहले एक लाइट रे पैरेलल गई टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है? पैरेलल जाएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या है? आपको ऐसा लगेगा कि अपीयर हो रही है कहाँ पर? ये फोकस पर। दूसरा, आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर से बताया था मैंने, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर ले जाइए इसे ऐसे। ये पीछे पॉलिश है इसलिए डॉट डॉट करेंगे, तो ये इंसिडेंट हो रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये वापस वहीं से आ जाती है। तो ये दोनों जहां पर कट करेगी, ये वाला पॉइंट इसका क्या हो जाएगा? इमेज हो जाएगा। और ये इमेज कहाँ बनना है? आप देख सकते हैं ये फोकस है और ये क्या है? पोल। तो फोकस और पोल के बीच में इसका इमेज फॉर्म होता है। तो बिटवीन पी एंड एफ, यानी फोकस और पोल, यानी पी एंड एफ के बीच में इसका इमेज बनेगा। बिहाइंड द मिरर होगा, डिमिनिश्ड होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। तो 2 कंडीशन होती हैं और दोनों में आप याद रखें ये कैसा होता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है।
कौन बनाता है? ये जो मिरर है, क्या नाम है इस मिरर का? कॉन्वेक्स। क्या नाम है? कॉन्वेक्स। तो ये आप इतना कर लेंगे। चलिए, ये बातें खत्म हुई। नेक्स्ट बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन वाइज कॉन्वेक्स मिरर को एक साथ देखने की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एट इन्फिनिटी पर देख सकते हैं। इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट होगी तो कहाँ पे बनेगा? फोकस पे बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड बनेगा, और कैसा होगा? वर्चुअल और इरेक्ट होता है, दोनों कंडीशन में होता है। दूसरा, ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो बिटवीन इन्फिनिटी एंड पी, यानी पी और एफ के बीच में कहीं पर भी, सॉरी पी और इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट कहीं रखी है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? बिटवीन पी एंड एफ। कहाँ बनेगा? बिटवीन पी एंड एफ। और ये बिहाइंड दी मिरर होता है, दोनों कंडीशन में डिमिनिश्ड होगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि कॉनकेव मिरर से हम एनलार्ज इमेज फॉर्म करा सकते हैं, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर से हमेशा कैसा बनेगा? डिमिनिश्ड बनेगा। दोनों कंडीशन देखिए डिमिनिश्ड बनता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए, अच्छी बात है। नेक्स्ट देखिए यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। इसके बाद देखेंगे यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इन दोनों में से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन्हें याद करें, कम से कम दो याद कर लें। वो कम से कम 2 यूज लिखवाता है, पेपर में कई बार क्वेश्चन आया है, तो 2 यूज कम से कम याद कर लें आप। तो देखिए कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ होता है? टॉर्च में, रिफ्लेक्टर जो होते हैं टॉर्च के, वहां पे यूज होता है। डेंटिस्ट यूज करते हैं। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कुछ दिखाया कि ये जो कॉनकेव मिरर जो होता है ये क्या करता है? इन्फिनिटी पर जो ऑब्जेक्ट होती है उसका इमेज कैसा होता है? पॉइंट साइज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं सन होगा, सन का इमेज बना रहा है ये, बिल्कुल पॉइंट साइज इन्फिनिटी पे होगा। अब देखिए यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स एंड हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल लाइक कार्स, स्कूटर्स ईटीसी। इनमें यूज होता है। कहाँ यूज होता है? और देखिए डॉक्टर्स यूज करते हैं। सेविंग मिरर में यूज किया जाता है। तो यूज टू सी लार्ज इमेज ऑफ फेस एज सेविंग मिरर, यानी कहाँ पे यूज करते हैं इसे? सेविंग मिरर में यूज करते हैं। यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ द टीथ, यानी कौन यूज करते हैं इसे? डेंटिस्ट यूज करते हैं। लार्ज कॉनकेव मिरर यूज टू फोकस सनलाइट इन सोलर फर्नेसेस, यानी जो सोलर फर्नेस जो होती है वहां पर इनका यूज किया जाता है, बड़े बड़े कॉनकेव मिरर्स का, ताकि ये लाइट को क्या करते हैं? कन्वर्ज कर लें। कन्वर्ज का मतलब इकट्ठा कर लें और उसे हम हीट की फॉर्म में यूज करते हैं। यानी सनलाइट से क्या आती है? हीट आती है। इन मिरर को लगा दिए, हीट को इकट्ठा कर लेंगे और उसे आगे यूज में लाते हैं। तो ये बात समझ, कम से कम आपको 2 यूज याद कर लेने हैं। कॉन्वेक्स मिरर की बात कर लें तो कॉन्वेक्स मिरर को कहाँ का यूज करते हैं? देखिए आपने देखा होगा सनग्लासेस में करते हैं, चश्मे में यूज किया जाता है। और जो बाइक हो या आप कैसे जितने व्हीकल्स होते हैं उनके जो साइड व्यू जो होते हैं, ये जो मिरर आपको दिखाई दे रहा है ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर इन ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स का मतलब क्या है? यहाँ पे व्हीकल्स है, व्हीकल्स। तो यहाँ पर यूज करते हैं। इट्स यूटिलाइज इन एटीएम्स एंड अदर प्लेसेस फॉर सिक्योरिटी रीजंस, यानी हम इसे एटीएम में यूज करते हैं और कहीं पर भी यूज कर सकते हैं जहाँ पे सिक्योरिटी रीजन की जरूरत हो। इट यूज्ड एज ए रिफ्लेक्टर फॉर स्ट्रीट लाइट्स, यानी स्ट्रीट लाइट में ये यूज किए जाते हैं ताकि पीछे का व्यू ज्यादा से ज्यादा दिखे, लेकिन इसमें कैसा दिखता है? छोटा दिखता है। भी बताया था कॉन्वेक्स मिरर कैसे इमेज फॉर्म करता है? डिमिनिश्ड करता है, यानी छोटे करता है, तो ज्यादा एरिया को कवर करता है और उसमें ऑब्जेक्ट को छोटा छोटा दिखाता है। तो ये हैं इसके यूजेस, तो आप इन्हें नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो क्या करती है? अपने रास्ते से भटक जाती है। यानी भटकने का मतलब है वो बेंड हो जाती है, उसे स्ट्रेट जाना चाहिए पर वो अवे हो जाएगी फ्रॉम नॉर्मल या टूवर्ड्स दी नॉर्मल। यानी एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, उस नॉर्मल से या तो दूर हट जाती है या नॉर्मल की तरफ आती है, तो उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसकी डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे, ए रे ऑफ लाइट वेंट्स एज इट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, यानी एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो वो क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। और ये बेंड होने की प्रॉपर्टी लाइट की क्या कहलाती है? रिफ्रैक्शन कहलाती है। जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि 2 मीडियम है, एक का नाम रेयर मीडियम है और एक का नाम है डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम क्या होता है? जहां पर लाइट की स्पीड ज्यादा होती है कंपेयर दैट टू अदर मीडियम, यानी रेयर मीडियम का मतलब जहां पर लाइट की स्पीड ज्यादा हो। डेंसर का मीडियम जहां पर लाइट की स्पीड कम हो। अगर मान लीजिए 2 मीडियम है, जैसे मैं आपसे कहूँ एयर है और ग्लास है, तो लाइट कहां पर फास्ट होगी? ऑब्वियसली बात है कहां पर? एयर में। तो एयर क्या हो जाएगा? रेयर मीडियम में आएगा और जो ग्लास है वो कैसा हो जाएगा? डेंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी। तो रेयर क्या होता है? जहां पे लाइट की स्पीड ज्यादा हो, और डेंसर क्या होता है? जहां पे लाइट की स्पीड कम हो। 2 मीडियम होंगे तो एयर हमने यहाँ पर रेयर लिया है और ग्लास कैसा यहाँ पे? डेंसर है। ये एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया है। ये लाइन आप देख सकते हैं, ये सेपरेशन लाइन है जो मीडियम को सेपरेट करती है। ऊपर वाला मीडियम कुछ है और नीचे वाला मीडियम कुछ है।
तो जब भी कोई भी लाइट रे आती है तो इंसिडेंट होती है, इंसिडेंट होने के बाद जब वो दूसरे मीडियम में जाती है यानी अदर मीडियम में जाती है तो उसे कायदे में जाना चाहिए सीधा, कैसा आना चाहिए उसे सीधा, लेकिन ये सीधा नहीं जाती। तो सीधा नहीं जाती है तो क्या होती है फिर, ये बेंड हो जाती है। कहाँ बेंड हो जाती है, तो बेंड होने के जो तरीके हैं वो दो तरीके से बेंड होती है, एक तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाना और एक अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। दो तरीके से बेंड होगी, या तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी या नॉर्मल से दूर हट जाएगी। तो ये क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे लाइट रे आ रही है, आने के बाद क्या होगी, ये इसका नाम होता है इंसिडेंट रे, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा रिफ्रैक्टेड रे। क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड रे। ये जो एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ क्या हो जाएगा, आई, और ये होता है आर, इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन एंगल। वहां पे क्या था, रिफ्लेक्शन एंगल, यहाँ पे क्या रिफ्रैक्शन एंगल। ये एंगल ऑफ इंसिडेंसी रहेगा। ये पॉइंट जो होता है पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। तो जब भी एयर से कहां पे जाएगी, कहां पे जाएगी, ग्लास में जाएगी, तो ये रेयर है और ये डेंसर है, तो यहाँ से बहुत स्पीड से आएगी। डेंसर में जाएगी तो स्पीड की लाइट कैसे स्लो, तो स्लो हो जाएगी, तो बस धीमे 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 आएगी, यानी दूर नहीं जा पाएगी। इसके कंपेयर में यहाँ देखें, अगर ग्लास में आ रही तो लाइटें देखो बड़ी धीमे 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 आएगी, और जैसे एयर में जाएगी तो बहुत तेज जाएगी, और तेज जाएगी तो इसका मतलब ये जो नॉर्मल है, ये क्या है, ये नॉर्मल है। नॉर्मल से क्या है, ये दूर हो जाएगी और यहाँ पे नॉर्मल की तरफ आएगी। तो यहाँ कह सकते हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट बेंड्स टूवर्ड्स दी नॉर्मल, और यहाँ पे क्या होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट क्या होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट रे अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी नॉर्मल से क्या हो जाएगी, अवे हो जाएगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। तो ये होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, आप यहाँ देख सकते हैं। तो रेयर मीडियम जहाँ लाइट की स्पीड ज्यादा हो, डेंसर का होता है जहाँ लाइट की स्पीड कम हो, तो लाइट रे आती है वो सीधी जानी चाहिए लेकिन सीधी नहीं जाती है। कहाँ आनी चाहिए, सीधी आनी चाहिए, लेकिन सीधी नहीं गई, यहाँ तो नॉर्मल से ये दूर हो गई, यहाँ नॉर्मल के पास आ गई, ये नॉर्मल के पास आ गई। तो नॉर्मल के पास आएगी तो हम कहेंगे टूवर्ड्स द नॉर्मल, और नॉर्मल से दूर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये क्या होता है फिनोमेना, इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जैसे आपने पढ़ा था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, वैसे ही लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होते हैं। इनमें डिफरेंट क्या होता है ये समझिए, कि यहाँ पर जो एंगल है, ये जो एंगल है आई और ये जो एंगल है आर, तो इसका साइन, साइन ऑफ आई यानी इंसिडेंस एंगल का साइन और रिफ्रैक्शन एंगल का साइन, इन दोनों का अगर साइन ले तो ये एक कांस्टेंट होता है। क्या होता है, ये कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को स्मॉल एन और म्यू से डिनोट करते हैं, और इसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं इसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। और ये जो फॉर्मूला बताया था साइन आई अपॉन साइन आर, ये साइन आई अपॉन साइन आर, ये एक साइंटिस्ट ने बताया था, एन इजकल टू लिखते हैं साइन आई अपॉन साइन आर, और इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। क्या कहते हैं इसे, स्नेल्स लॉ। तो एक साइंटिस्ट थे स्नेल, उन्होंने बताया था कि साइन आई और साइन आर का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो एक कांस्टेंट आता है, और इस कांस्टेंट को हम आगे नाम देंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो किसने बताया था, स्नेल ने बताया था। तो लॉ में आप पता कर सकते हैं कि दो लॉ होंगे, एक लॉ को हम इससे पहले देखते हैं, यानी साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होगा वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। इसको एन और म्यू से डिनोट करते हैं, और इसका नाम होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये किसने बताया था, स्नेल ने बताया था, इसलिए दिस लॉ इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। और ये क्या है, आप इसकी डेफिनेशन देखिए, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी साइन आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आई, और इसका साइन लेना है साइन। तो द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी ये हो गया इतना साइन आर, क्या हुआ ये साइन आर, और ये वाली बात इसका मतलब क्या हो गया, साइन आई। आगे देखिए, इज अ कांस्टेंट, यानी इसका जो रेशियो है, तो साइन आई और साइन आर का जो रेशियो वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, फॉर द लाइट ऑफ ए गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ द मीडिया, यानी दो मीडियम दिए होंगे, एक डेंसर होगा एक रेयर होगा, और एक कलर के लिए ये वैलिड होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर का जो रेशियो है वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। किसने बताया था, स्नेल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था, इसलिए इसे स्नेल्स लॉ कहते हैं। तो ये हो गया आपका सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ को आप ऐसे रीड कर सकते हैं जो कि आपके रिफ्लेक्शन में पढ़ा है वैसा यहाँ पे है, कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे, वहां पर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रिफ्रैक्टेड रे नहीं होती, रिफ्लेक्टेड रे होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेरेंस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और लाई इन द सेम प्लेन। रिफ्रैक्शन में और रिफ्लेक्शन में एक अंतर समझिए, रिफ्लेक्शन में सरफेस का ओपेक होना जरूरी है, एक साइड स्मूथ होगी, दूसरी साइड कैसी होगी, ओपेक होगी। पर रिफ्रैक्शन में दोनों साइड कैसी होनी है, ट्रांसपेरेंट होगी, तभी लाइट रे एक मीडियम को पार करके दूसरे मीडियम में
जाएगी। ठीक है, इतना अंतर समझ में आ गया। तो ये होते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं, जो एन था, एन क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में देखिए आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे रिफ्रैक्शन हम कह रहे थे, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे में जाती है तो नॉर्मल से दूर हट जाती है, नॉर्मल की तरफ आ जाती है, या तो नॉर्मल से दूर हो जाएगी या नॉर्मल की तरफ आएगी। तो ये जो प्रॉपर्टी थी बेंड करने की, ये रिफ्रैक्शन होता है। अब ये जो बेंड क्यों हो रही है, ये जो बेंड हो रही है, जिस प्रॉपर्टी के कारण बेंड हो रही है, उस प्रॉपर्टी का नाम होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी हम ये कह सकते हैं बेंडिंग एबिलिटी ऑफ मीडियम, यानी किसी भी मीडियम की लाइट रे को बेंड करने की जो प्रॉपर्टी होती है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे स्मॉल एन या म्यू से भी शो करते हैं, आप चाहें तो एन शो करें या म्यू शो करें, कोई डिफरेंट नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एयर से वाटर में जाएगी, तो एयर से वाटर में जाएगी। देखिए यहाँ पे एयर है, यहाँ वाटर है, यहाँ फिर से हमने एयर लिया है, यहाँ ग्लास लिया है, और यहाँ एयर लिया और यहाँ पर ग्लास लिया है। यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये क्या पूछा जाता है ये समझिए पहले से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। जब भी हम एयर से दूसरे मीडियम में लाएंगे, ये वाटर है, ये क्या है वाटर, तो यहाँ पर हम वाटर में लाइट रे को दिखा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे वाटर लिख देता हूँ, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे लिख देंगे आप वाटर, ये वाटर है। एयर में लाइट की स्पीड ज्यादा होगी या वाटर में ज्यादा होगी, बताइए, एयर में ज्यादा होगी, तो ये कैसा हो जाएगा, रेयर मीडियम हो जाएगा, कैसा हो जाएगा रेयर, तो ये कैसा हो जाएगा डेंसर। एयर में स्पीड ज्यादा होगी, ग्लास में कम होगी, तो यहाँ पर भी रेयर और यहाँ पर कैसा हो गया डेंसर। और डायमंड कैसा हो जाएगा, डेंसर हो जाएगा, और एयर कैसे हो जाएगा, ये रेयर। तो मैंने आपको बताया जब भी रेयर से किस में जाएगी, डेंसर में जाएगी, तो रेयर का मतलब स्पीड बहुत तेज होगी, तो लाइट ऐसे आएगी बहुत तेज। फिर क्या होगी, जैसे ही वो दूसरे मीडियम में जाएगी, इस लाइन को पार करके दूसरे मीडियम में जाएगी, स्लो हो जाएगी, स्लो हो गई, वो ज्यादा दूर नहीं जाएगी। तो इसका मतलब ये जो एंगल बनेगा दैट इज आर, और ये एंगल हो गया आई। तो देखिए यहाँ पे आर हो गया, इसको मैं R1 कह देता हूँ। दूसरा देखिए, जब भी एयर से कहां पे जाएगी, ग्लास में जाएगी, तो यहाँ पे बहुत तेज आएगी, फिर ग्लास को देख के फिर धीमी पड़ जाएगी, तो यहाँ पर ये एंगल बनाएगी, ये 2 हो जाएगा। और ये ग्लास के कंपेयर में ये जो वाटर है, ग्लास के कंपेयर में ये जो वाटर है, वाटर कैसा हुआ, रेयर। मैं आपसे कहूँ वाटर और ग्लास में लाइट सबसे ज्यादा स्पीड कहां पर दिखाएगी, वाटर में दिखाएगी, ग्लास में। तो ऑब्वियसली बात है किस में करेगी, वाटर में तेज चलेगी और ग्लास में थोड़ी स्लो हो जाएगी, और ग्लास में स्लो हो जाएगी, इसलिए इसका एंगल कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जब लाइट एयर से कहां पर जाएगी, डायमंड में जाएगी, तो लाइट की स्पीड और ज्यादा स्लो हो जाएगी, तो लाइट की और ज्यादा स्लो हो जाएगी, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल ये ज्यादा बेंड हो जाएगी। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये R3 बनेगा। इस एंगल का क्या नाम हो जाएगा, R3 हो जाएगा। तो मैं R3 लिख देता हूँ। अब मैं आपसे पूछूं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए R1, R2 और R3, तो ये कौन सा, ये 2 है, ये 1 है, और ये कौन सा 3। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे कम कब होगा, डायमंड के लिए, तो डायमंड के लिए कम होगा। इससे ज्यादा एंगल किसके लिए होगा, ये ग्लास के लिए होगा। तो मैं ग्लास लिखता हूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्लास, तो ये लिख दिया ग्लास। और इससे ज्यादा कहां पे होगा, वाटर में। तो ये जो रिफ्रैक्टेड एंगल है, रिफ्रैक्टेड एंगल जो है, डायमंड के लिए कम होगा, क्योंकि ये लाइट को ज्यादा बेंड करेगा, तो ज्यादा प्रॉपर्टी बेंड करने किसकी है, डायमंड की, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसा हो जाएगा ज्यादा। फिर से सुनिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, बेंडिंग एबिलिटी ऑफ मीडियम, यानी लाइट रे को बेंड करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो मैंने आपसे कहा एंगल को देख के आप ये बता सकते हो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, तो किसका ज्यादा होगा, डायमंड का ज्यादा होगा, क्योंकि डायमंड का एंगल कम है। तो हम ये कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड ग्रेटर देन होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, और इससे भी ज्यादा होगा, ये किसका होगा, वाटर से भी ज्यादा हो जाएगा। तो आप यहाँ देखिए, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, डायमंड का, उससे कम किसका हो जाएगा, ग्लास का, और उससे कम किसका हो जाएगा, वाटर का। अगर ये तीनों मीडियम में हमारे पास वाटर, ग्लास और डायमंड, और एंगल की बात करें तो एंगल कैसे हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टॉपिक था। ये उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन अगर हम स्पीड की फॉर्म में देखें तो क्या आता है, फॉर्मूला होता है n = c/v। क्या होता है ये, c/v। तो c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, जिस मीडियम में भी निकालना है वहां पर लिख दीजिए। और c की जो वैल्यू होती है, c की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, c क्या है, यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट है, ये क्या है, इसको क्या बोलना है आपको, स्पीड ऑफ लाइट। कहां पर है ये, इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट कहां पे, ये वैक्यूम में, इतना होता है। अब देखिए ये क्या है 1n2, इसे कैसे लिखते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर ये जो दिखाया था कि जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो इस मीडियम को अगर मैं फर्स्ट बोलूं और इस मीडियम को सेकंड बोलूं, कोई दिक्कत है नहीं है। तो लाइट रे कहां जा रही है, दूसरे मीडियम में जा रही है,
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा दूसरे का, किसके रेस्पेक्ट में, 1 के रेस्पेक्ट में। फिर से सुने, जिस मीडियम में जाती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी का होता है, जिस मीडियम में लाइट रे जाएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी का हो जाएगा। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां जो बता रहे थे, यानी ये लाइट रे एयर से कहां जाएगी, वाटर में, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका हो जाएगा, वाटर का। किसके रेस्पेक्ट में होगा, किसके रेस्पेक्ट में होगा, एयर के। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर। अगर पहले मीडियम का दूसरे मीडियम में देखना है तो आपको क्या करना है, अगर लाइट रे 1 मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है, फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है, तो कैसे लिखेंगे उसे, तो हम कैसे लिखेंगे, किस में जा रही है, सेकंड में जा रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू 1, या ऐसे लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू 1। ये दोनों बातें एक ही हैं, यानी 1n2 लिख दो या n21 लिख दो। इसको हम क्या पढ़ेंगे, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका, 2 का है विद रेस्पेक्ट टू 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, 2 का है, किसके रेस्पेक्ट में, ये 1 के रेस्पेक्ट में। इतनी बात समझ आई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1n2 का मतलब क्या है, 1n2 का मतलब क्या है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका, मीडियम 2 का है विद रेस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। और इसको कैसे सॉल्व करना है, तो ये जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसे न्यूमरेटर में लिखना है, जिसके रेस्पेक्ट में उसे डिनोमिनेटर में लिखना है। तो n2 अपॉन n1, यानी ये जो लिखा है 1n2 को हम लिख सकते हैं n2 अपॉन n1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हो गया n2 अपॉन n1। ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, और साइन आई अपॉन साइन आर, ये n के फॉर्मूले हैं। इसको यूज करके आप कोई भी सवाल या कोई भी न्यूमेरिकल आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट बात कर लें मिरर के बाद, यहां पर बात आती है अब स्फेरिकल लेंस की। स्फेरिकल लेंस कितने टाइप के होते हैं, स्फेरिकल लेंस मेनली 2 टाइप के होते हैं, जिसमें एक होता है कॉन्वेक्स लेंस जिसको हम कन्वर्जिंग भी कहते हैं, और दूसरा होता है कॉनकेव लेंस जिसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग भी कहते हैं। जैसे आपने मिरर में पढ़ा था, स्फेरिकल मिरर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। यहां पर समझने वाली बात ये कि ये जो कन्वर्जिंग लेंस है इसका नाम होता है कॉन्वेक्स लेंस। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, जो कॉन्वेक्स होगा वो कन्वर्जिंग होगा। और मिरर में बात कर ले तो मिरर जो होता है वो कॉनकेव मिरर होता है। कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव। तो कॉनकेव मिरर कैसा होता है, कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग होता है। और लेंस कौन सा होगा, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होगा। यहाँ डाइवर्जिंग की बात करें तो डाइवर्जिंग कौन सा लेंस होता है, कॉनकेव लेंस होता है। लेकिन अगर मिरर में बात करेंगे तो कौन सा मिरर हो जाएगा, यहाँ पर कॉनकेव हो गया तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, कॉन्वेक्स आएगा। कौन सा आएगा, कॉन्वेक्स मिरर। इस बात को आप ध्यान रख लें, एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ोगे तो चीजें ज्यादा समझ में आ जाएंगी। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स कैसा दिखता है और कॉनकेव कैसा दिखता है, यानी इसकी शेप की। तो कॉनकेव जो है कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पर क्या होता है, ये बीच में, यहाँ पर मिड में तो ये थिक रहेगा, मिड में कैसा रहता है, थिक, और यहाँ पर कैसा होता है, ये थिन होता है। अब देखिए ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को O से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका नाम होता है ऑप्टिकल सेंटर। क्या नाम होता है इसका, ऑप्टिकल सेंटर। तो यहां लिख देंगे आप ऑप्टिकल सेंटर। ये कौन सा है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। कॉनकेव की बात करें तो कॉनकेव क्या है, वो कुछ इस तरीके से दिखता है। यहां पर देखिए इस एज पे तो ये थिक होगा, कैसा होगा, ये थिक। और मिड की बात कर लें तो मिड में होता है ये थिन। कैसा होता है, ये थिन होता है। ये बीच में कैसा होगा, मोटा होगा, किनारों पे पतला होता है। ये कैसा होता है, बीच में पतला होगा, किनारों पर मोटा होगा। ये जो पॉइंट है इसका, ये जो मिड पॉइंट है इसको O से शो करते हैं, ये भी O होता है और इसका नाम भी क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है। अब यहाँ पर समझने वाली एक और बात ये है कि यहाँ पर 2 इसकी सरफेस है, एक सरफेस ये वाली है और एक सरफेस ये वाली है। तो इसमें 2 सरफेस होती हैं। अब 2 सरफेस होती हैं तो इनका काम क्या होता है, देखिए ये वाली जो सरफेस है, यहां पर समझिए कि ये वाली जो सरफेस है ये किसी एक स्फेरिकल लेंस का पार्ट होगी और ये वाली सरफेस ये दूसरे स्फेरिकल लेंस का पार्ट होगी। ठीक है, इस वजह से इसका जो सेंटर होगा उसको हम कहेंगे C और इसका जो सेंटर होगा उसको C कहेंगे। ये किसके लिए, इस वाले के लिए, और ये वाला जो है इसके लिए है। अब इसका जो फोकस पॉइंट होगा उसको F1 कहेंगे, इसको C1 कहते हैं। इसका जो हो जाएगा C2 हो जाएगा, इसका फोकस हो जाएगा F2। तो इसका मतलब ये हुआ लेंस में 2 C2 होते हैं और 2
एप होते हैं। दो एप का मतलब दो फोकस होते हैं, और दो फोकस होंगे तो दो फोकल लेंथ होंगी। अब C2 को यहाँ पर हम 2f2 लिखते हैं, और इसके लिए यहाँ पर हम 2f1 लिखते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये आपको याद रखना है। ये वाली जो लाइन होती है, ये वाली जो लाइन होती है, इसको कहते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहेंगे इसे? प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ का जो मिड पॉइंट होगा, ये जो मिड पॉइंट होता है, इसका नाम क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर। वो से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। सेम कॉन्केव लेंस के लिए होता है। एक एक करके इनके बारे में, इनके टर्म्स को रिलेट करके पढ़ते हैं। तो क्या क्या टर्म होते हैं देखिए। ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो लाइन है इसको क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो मिड पॉइंट है इसको कहते हैं हम ऑप्टिकल सेंटर। इसका भी यही ऑप्टिकल सेंटर होगा। इसमें दो फोकस होंगे। एक फोकस देखिए ये होगा f2, इसका ये हो जाएगा f2, इसका ये f1 है, इसका ये f1 होगा। मैंने अभी बताया था ये किसी स्फीयर को कंप्लीट करेगा, ये ऐसे स्फीयर को कंप्लीट करेगा। उसका जो सेंटर होगा दैट इज C1, और ये जिस स्फेरिकल लेंस को कंप्लीट करेगा उसका नाम क्या हो जाएगा? C2। क्या हो जाएगा इसका? C2। और C2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2f2, और इसको लिख सकते हैं हम 2f1। यहां पर देखिए ये C2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2f2, और C1 को क्या लिख सकते हैं? 2f1। इतनी बात समझ आ गई? ये कौन सा लेंस है? ये कॉन्वेक्स लेंस है, क्योंकि ये बीच में मोटा है, किनारों पर पतला है। यानी कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं, कुछ इस तरीके से। ये कौन सा लेंस हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा कॉन्वेक्स, और ये कौन सा होता है? कॉनकेव। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, उम्मीद करता हूं। अब देखिए, अगर फोकस की डेफिनेशन लिखनी है, आपको पूछा जाए कि लेंस के फोकस की डेफिनेशन लिखिए, यानी जैसे आपने मिरर में देखा था फोकस की डेफिनेशन, वैसे ही आपको लेंस में भी लिखनी है। कॉन्वेक्स लेंस का फोकस की डेफिनेशन अलग होगी, और कॉनकेव लेंस के फोकस की डेफिनेशन अलग होगी। क्यों होगी? क्योंकि कॉनकेव लेंस जो है कन्वर्जिंग है, और कन्वर्जिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना, और डाइवर्जिंग का मतलब होता है फैलाना। तो यहां पर सुनिए, ये क्या है? ये प्रिंसिपल एक्सिस है। जब भी लाइट रे पैरेलल आएंगी, जब भी लाइट रे देखिए ऐसे इस तरीके से यहाँ पे क्या है, लाइट रे पैरेलल आएंगी, तो लेंस से क्या होता है? रिफ्रैक्शन होगा। जैसी लाइट रे पैरेलल आएंगी, रिफ्रैक्शन के बाद एक पॉइंट पर ही क्या होंगी? मीट हो जाएंगी, यानी कन्वर्ज हो जाएंगी एक पॉइंट पर। और जिस पॉइंट पर कन्वर्ज होती है उसी को क्या कहते हैं? फोकस कहेंगे। तो ये क्या है? लाइट रेज है, एक से ज्यादा बहुत सारी होंगी, तो हम कहेंगे बीम ऑफ लाइट रेज। क्या कहेंगे यहाँ पे? बीम ऑफ पैरेलल इज प्रिंसिपल एक्सिस। जब भी लाइट रे क्या होंगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी आफ्टर रिफ्रैक्शन। किसके बाद? रिफ्रैक्शन करने के बाद, फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्ज टू द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस नोन एज प्रिंसिपल फोकस। दोबारा समझिए, पैरेलल आएंगी, पैरेलल आने के बाद इनका रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन करने के बाद जिस पॉइंट पर ये कन्वर्ज होती हैं, जिस पॉइंट पर ये कन्वर्ज होती हैं, उस पॉइंट का नाम क्या होता है? उस पॉइंट का नाम होता है प्रिंसिपल फोकस। तो इसको हम कह सकते हैं प्रिंसिपल फोकस। PF लिख देते हैं शॉर्ट में। इतनी बात समझ? इसकी डेफिनेशन आप लिख लेना। इसी तरीके से किसकी बात करेंगे हम? कॉनकेव लेंस के लिए देखते हैं। यहां पर भी देखिए पैरेलल आएंगी, पर ये कौन सा लेंस है? कौन सा लेंस है बताइए? ये लेंस है कॉनकेव। अब कॉनकेव है तो इसका काम है डाइवर्ट करना। तो जो पैरेलल आ रही थी इसका रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होने के बाद ये डाइवर्ट हो जाएंगी। ये पैरेलल आ रही थी, रिफ्रैक्शन होने के बाद ये डाइवर्ट हो जाएंगी, और डाइवर्ट हो जाएंगी तो ये कहीं पर एक्चुअल में मीट नहीं करेंगी। और जब एक्चुअल में मीट नहीं करेंगी तो ये कहीं पर अपीयर होंगी। तो इनको क्या करें? पीछे ड्रॉ करेंगे, और जिस पॉइंट पर ये मीट होंगी, अपीयर होंगी, जिस पॉइंट पर अपीयर होंगी उस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा? फोकस हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? बीम ऑफ लाइट पैरेलल इज प्रिंसिपल एक्सिस। जब भी लाइट रेज एक बीम आएंगी, बीम का मतलब होता है ज्यादा लाइट रेज होंगी, पैरेलल आती है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कॉनकेव लेंस अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस नोन एज प्रिंसिपल फोकस। तो ये जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा। ठीक है ना? इस तरीके से हम फोकस की डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब बात करते हैं, देखिए हमें रे डायग्राम फॉर्म करने हैं। जैसे मिरर से किए थे रे डायग्राम, वैसे लेंस से भी रे डायग्राम बनते हैं। यहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है लेंस से, और मिरर से क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। अब रे डायग्राम बनाने के लिए जैसे आपने मिरर में लॉ या रूल पढ़े थे, उसी के बेस पर आप यहाँ पर भी टिप्स या रूल्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रूल पढ़ेंगे। अब इसके क्या रूल हैं? जैसे मिरर के रूल थे इमेज फॉर्म करने के लिए या रे डायग्राम बनाने के लिए, वैसे ही लेंस में होते हैं सेम। इसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं है। तो देखिए, जब भी कोई लाइट रे पैरेलल आती है टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, किसके पैरेलल है? ये प्रिंसिपल एक्सिस के। और पैरेलल लाइट रे कहां से आती है? इन्फिनिटी से। लाइट रे पैरेलल आएंगी, रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन के बाद कहां से आएंगी? फोकस से आएंगी। दोबारा समझें, जो लाइट रे पैरेलल आती है
वो रिफ्रैक्शन के बाद कहां से आती है, फोकस से आती है। इसका वाइस वर्सा याद रखें, अगर कोई लाइट रे फोकस से आ रही है, कहां से आ रही है, फोकस से, तो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी। दोबारा देखिए, अब कॉन्वेक्स लेंस के लिए देखिए, इस पे पैरेलल आएगी, इसका काम होता है डाइवर्ट करना, तो ये डाइवर्ट कर देगा, और जैसे ये डाइवर्ट करेगा तो इसको हम पीछे ड्रॉ करेंगे, तो ये इस जिस पॉइंट पर अपीयर होता है, मीट होता हुआ, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, फोकस। तो ये पैरेलल आती है और इसका रिफ्रैक्शन के बाद ऐसा लगता है कि फोकस से जा रही है, ऐसा लगेगा फोकस से जा रही है। ऐसे ही सेम इसके लिए देख सकते हैं। नेक्स्ट टिप्स या रूल है, अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो बिना डेविएट हुए वो क्या है, सीधे की सीधी चली जाएगी, यानी इसमें कोई डेविएशन नहीं आएगा, विदाउट एनी डेविएशन। ये क्या होगी, पास होगी, पासिस। तो जब भी कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंसर से, कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से, किसका ऑप्टिकल सेंटर, लेंस का होता है, तो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो स्ट्रेट चली जाती है, उसमें कोई डेविएशन नहीं आता। और मिरर में क्या होता था, वहां पे होता था सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाती थी, और क्योंकि रिफ्लेक्शन होता है तो वापस उसी पाथ पर रिटर्न हो जाती थी। ये बात समझ आई। अब देखेंगे हम कि इमेज फॉर्म कैसे होता है कॉन्वेक्स लेंस से। किससे, कॉन्वेक्स लेंस से। कॉन्वेक्स लेंस जो है, क्या बताया था मैंने, ये कन्वर्जिंग होता है। कैसा होता है ये, कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग जो होता है, लेंस की बात करें तो कॉन्वेक्स होगा, लेंस की बात करें तो कॉन्वेक्स होगा। मिरर की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, ये कॉनकेव। कौन सा मिरर हो जाएगा, ये कॉनकेव मिरर। इतनी बात आप बार बार याद रखें। तो कन्वर्जिंग का मतलब हो गया कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से जब इमेज फॉर्म किए तो 6 कंडीशन थी। ऐसे ही कॉन्वेक्स लेंस से जब इमेज को फॉर्म करेंगे तो इसकी भी 6 कंडीशन आएंगी। ये 6 कंडीशन क्या क्या होती है, देखिए, अगर ऑब्जेक्ट कहां पर रखिए, इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहां पे बनता है, इन्फिनिटी पर। जब भी ऑब्जेक्ट होगी तो इमेज बनेगा हमेशा फोकस पर। तो ऑब्जेक्ट रखिए इन्फिनिटी पर, इमेज बनेगा फोकस पर। ये नंबरिंग कर दिया 1, तो 1 का इमेज कहां पर बनेगा, इस 1 पोजीशन में बनेगा। कैसा होगा, पॉइंट साइज होगा, बिल्कुल वैसा ही जो कॉनकेव मिरर में आपने याद किया है। दूसरा, बियॉन्ड 2f1, अगर ऑब्जेक्ट, दूसरा कंडीशन देखिए, अगर ऑब्जेक्ट 2f1 से बियॉन्ड है तो इसका इमेज फोकस से थोड़ा दूर जाएगा, यानी 2f2 और f2 के बीच में आ जाएगा, तो बिटवीन 2f2 एंड f2। और यहाँ पे होता है पॉइंट साइज, यहाँ पर थोड़ा बढ़ जाएगा, यानी और पॉइंट साइज से थोड़ा सा बड़ा होगा, और इसे हम डिमिनिश्ड कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, अगर ऑब्जेक्ट रखी है कहां पर, 2f1 पर, 2f1 का मतलब C1, C1 का मतलब वहां पे देखिए, वहां पर कहां होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब ऑब्जेक्ट होती है तो उसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनता है और सेम साइज बनता है। यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर ना कहकर क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहां रखी है, 2f1 पर, तो इसका इमेज कहां बनेगा, 2f2 पर बनेगा। इसके इमेज, ऑब्जेक्ट होती है लेफ्ट साइड और इमेज बनते हैं राइट साइड, किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। अगली कंडीशन देखिए, फोर्थ में, f1 और 2f1 के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज, फोर्थ का देखिए कहां पे होगा, ये देखिए 2f2 के बियॉन्ड, 2f2 के बियॉन्ड, तो 2f2 के बियॉन्ड होगा। पहले यहाँ बहुत छोटा था पॉइंट साइज, फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, यानी जैसे डिमिनिश्ड कहेंगे, इससे थोड़ा बड़ा होगा तो सेम साइज हो जाएगा, फिर और बड़ा होगा तो एनलार्ज हो जाएगा। फिफ्थ कंडीशन क्या होगी, फिफ्थ कंडीशन जब ऑब्जेक्ट कहां रखी हो, f1 पर, यानी एट फोकस। कहां पर रखी है, फोकस पर। जब भी ऑब्जेक्ट फोकस पे रखी होगी तो इमेज बनता है इन्फिनिटी पर, और इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखी होगी तो इमेज बनता है फोकस पर। ये एक दूसरे का वाइस वर्सा है, तो इसका इमेज कहां बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। ये समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और इन्फिनिटी वर्ड आएगा तो वहां पे आप हाईली यूज करोगे तो हाईली एनलार्ज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, एनलार्ज। और लास्ट कंडीशन होती है 6, इसको हम स्पेशल केस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, स्पेशल केस। ऑब्जेक्ट रखी है कहां पर, f1 और o, यानी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस f1 के बीच में रखी है। ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखी है तो इसका इमेज उसी साइड बनता है जहां पे ऑब्जेक्ट होती है, तो इसका इमेज कहीं इधर ही फॉर्म होगा। ये 6 कंडीशन हो जाएगी। और इसमें एक चीज याद रखनी है कि इस साइड जो भी इमेज बनेगा, ये इसका नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, इसका नेचर। और इस साइड जो इमेज बनेगा, यानी ये वाला जो होना है, ये वर्चुअल होगा। कैसा होगा, वर्चुअल। और जो वर्चुअल होता है वो इरेक्ट भी होता है। कैसा होता है, इरेक्ट होता है। इतनी बात आप समझ गए, इस चीज को याद कर लेना। जैसे मिरर की बात कर लें तो मिरर में पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट होती है तो बिहाइंड द मिरर इमेज फॉर्म होता है, एनलार्ज होता है, वर्चुअल और इरेक्ट होता है। ये वही स्पेशल केस है। बाकी पांचों केस में रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। एक एक करके इनके रे डायग्राम देखते हैं। तो रे डायग्राम देखते हैं।
पहली कंडीशन, ऑब्जेक्ट कहां पर रखी है, इन्फिनिटी पर रखी है ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर रखी है तो देखिए इन्फिनिटी से जो लाइट रे आती हैं कैसी आती हैं, पैरेलल आती हैं, तो लाइट रे पैरेलल आएंगी और क्या होगा, कन्वर्ज होके कहां पर ऐड हो जाएंगे, कन्वर्ज होके एक पॉइंट पर मीट होंगी जिसका नाम होता है फोकस। तो इमेज कहां पर बनेगा, फोकस पर, जिसका नाम हो जाएगा F2। हाईली डिमिनिश्ड होगा या कह सकते हैं क्वांट साइज होगा, रियल इन्वर्टेड, 5 कंडीशन में रियल इन्वर्टेड। अगली कंडीशन देखिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट अगर रखी है बियॉन्ड 2f1, यानी इन्फिनिटी पे थी पहले, अब थोड़ा सा आगे आ गई तो यानी 2f1 के बियॉन्ड हो गई। इमेज कैसे फॉर्म करने, दो आपको रेज गुजारनी है और दो रेज जो निकालेंगे वो क्या होंगे, रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मीट होती है वहां पर जो इमेज फॉर्म हो जाता है। दो रेज आपको कंसीडर करनी है, रेज तो ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट निकलती हैं पर हम दो को कंसीडर करते हैं। दो को ही क्यों करते हैं कि दो जहां पर कट करेंगी वहां पर इमेज फॉर्म हो जाएगा, ज्यादा बनाकर कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। तो एक लाइट रे आपको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजारनी है, ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। दूसरी आपको ऑप्टिकल सेंटर से गुजारनी है। फिर से सुनिए, एक पैरेलल लाइट रे गुजारनी है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, और दूसरी आपको ऑप्टिकल सेंटर से गुजारनी है। ये पैरेलल गई, रिफ्रैक्शन के बाद लॉ याद कीजिए, रूल याद कीजिए, क्या होता है, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास होगी तो ये क्या हो जाएगा, ये फोकस हो गया F2। क्या हो गया, ये F2। और ये ऑप्टिकल सेंटर से आती है तो सीधी जाती है, ये डेविएट नहीं होती, कहीं पर नहीं उड़ेगी तो सीधी जाएगी और जहां पर कट होगा वहां पे क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। तो इमेज कहां फॉर्म होगा, F2 और 2F2 के बीच में। तो हम कह सकते हैं बिटवीन F2 एंड 2F2। और कैसा होगा ये बताइए, कैसा होगा, स्मॉल होगा। कैसा होगा ये, स्मॉल। पहले कैसा होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा यानी पॉइंट साइज, फिर थोड़ा सा बड़ा होगा जिसे हम स्मॉल या कह सकते हैं डिमिनिश्ड, क्या कहेंगे इसे, डिमिनिश्ड होगा। और रियल एंड वर्चुअल होगा। कितनी कंडीशन हो गई, 2। 5 कंडीशन में कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट देखते हैं कंडीशन नंबर 3। ऑब्जेक्ट रखिए 2f1 पर, 2f1 का मतलब C1 पर, तो इसका इमेज बनेगा कहां पर, C2 पर। कहां पर बनेगा, C2 पर। तो एक लाइट रे पैरेलल गई, रिफ्रैक्शन हुआ, फोकस से गई। फिर एक लाइट रे कहां से आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर से आएगी, और ऑप्टिकल सेंटर से जाने के बाद जहां पे कट करेंगे इसका इमेज फॉर्म हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कहां पर बनेगा, 2f2 पर। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, 2f2। कैसा होगा, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और कॉनकेव मिरर के लिए याद कीजिए, अगर ऑब्जेक्ट कहां रखी होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो इमेज जो होता है कैसा होता है, सेम साइज होता है। कैसा होगा नेचर इसका, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। तो ये केस भी याद हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए पॉइंट नंबर 4, कंडीशन नंबर 4। अगर ऑब्जेक्ट रखी है बिटवीन F1 एंड 2F1, तो F1 और 2F1 के बीच में ऑब्जेक्ट रखी है तो इसका इमेज कैसे फॉर्म करना है। एक लाइट रे गुजारी है जो कि पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्रैक्शन पास थ्रू फोकस, ये फोकस से पास हो जाएगी। एक आपको कहां से गुजारनी है, ऑप्टिकल सेंटर से, ये जाएगी और कहां पर मीट होंगी है, 2F2 के बियॉन्ड। तो इमेज कहां पे बनेगा, बियॉन्ड 2F2। कैसा होगा, एनलार्ज होगा और रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ये बात समझ में आ गई। तो नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं, कंडीशन नंबर 5th कंडीशन तक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज का नेचर रहेगा। 5वां देखिए, अगर ऑब्जेक्ट रखी है फोकस पर, तो फोकस पर रखी है ऑब्जेक्ट तो इमेज कहां बनेगा, इन्फिनिटी पर। और अगर इन्फिनिटी पर रखी होती है ऑब्जेक्ट तो इमेज बनता है फोकस पर। यहां पर कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट कहां रखी है, फोकस पर। एक लाइट रे पैरेलल गुजारी है, कहां से आएगी, फोकस से पास हो जाएगी। रिफ्रैक्शन के बाद एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से आएगी और ये सीधी आएगी। आप देख सकते हैं कहीं पर भी मीट नहीं करेंगी, तो मीट नहीं करेंगी तो हम कह सकते हैं इमेज की जो पोजीशन होगी वो कहां होगी, इन्फिनिटी पर होगी। और कैसा होगा, हाईली एनलार्ज होगा। कैसा होगा, हाईली एनलार्ज। और नेचर की बात कर लें तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ये बात समझ में आ गई। और लास्ट कंडीशन, इसको कहते हैं हम स्पेशल केस। क्या कहते हैं, स्पेशल केस। जब ऑब्जेक्ट कहां रखी हो, बिटवीन, कहां पर रखी हो, ओ का मतलब ऑप्टिकल सेंटर और F1, तो बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O, यहां पर आप ऑब्जेक्ट रखिए, ये ऑब्जेक्ट रखिए, एक लाइट रे पैरेलल गुजारी है, इसका रिफ्रैक्शन होगा कहां से आएगी, फोकस से। वही 2 लाइट रे लेनी है आपको। एक कहां से गुजारनी है आपको, ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से आएगी। आप यहां देख सकते हैं कहीं मीट करेंगी, नहीं करेंगी, तो इसलिए इन्हें पीछे ड्रॉ करेंगे और जिस पॉइंट पर मीट करती है यहाँ पर फॉर्म होता है इसका इमेज। और इमेज जो है देखिए, ऑब्जेक्ट कैसी है, स्मॉल है, इसका इमेज कैसा है, बड़ा है, तो इमेज हो जाएगा एनलार्ज। कैसा हो जाएगा, एनलार्ज। और कहां बनेगा, एनलार्ज हो जाएगा और बनेगा कहां पे, इसकी ऑन दी सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इसका इमेज बनेगा। और कैसा होगा, ये वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा। कैसा होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। फिर से याद रखें, ये एक स्पेशल केस है कॉन्वेक्स लेंस के लिए, जहां पे वर्चुअल और इमेज
वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है, और वर्चुअल होता है तो कैसा होता है, इरेक्ट होता है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं किसके लिए, जो टॉपिक है हमारा कॉनकेव लेंस के लिए। कॉनकेव लेंस से कैसे इमेज फॉर्म होते हैं, आप इन्हें एक साथ देख सकते हैं। कॉन्वेक्स के लिए कि 5 कंडीशन में कैसा बनता है, रियल बनेगा। एक कंडीशन होती है जहां पे कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है, ये आप याद रख लें। बाकी आप देख सकते हैं कि कैसा होता है, पहले होता है पॉइंट साइज, पहले बहुत छोटा सा पॉइंट के साइज, फिर थोड़ा सा बड़ा होगा जिसे हम डिमिनिश्ड कहेंगे, फिर थोड़ा और बड़ा होगा तो ऑब्जेक्ट के साइज का हो जाएगा सेम साइज, फिर उससे बड़ा हो जाएगा तो एनलार्ज, फिर उससे ही बड़ा हो जाएगा तो ये हो जाएगा हाईली एनलार्ज। कैसा हो जाएगा, हाईली एनलार्ज। और लास्ट में जो स्पेशल केस है उसमें बनता है एनलार्ज। कैसा बनता है, एनलार्ज। और किस साइड बनता है, ऑन दी सेम साइड ऑफ द लेंस एज ऑब्जेक्ट, जहां पे ऑब्जेक्ट रखी है उसी साइड क्या बनता है, उसका इमेज फॉर्म हो जाता है। इतनी बातें समझ में आ गई आपको। अब इमेज फॉर्मेशन देखेंगे हम कॉनकेव लेंस से। कॉनकेव लेंस से कैसे बनता है, उसमें 2 कंडीशन होती है। जैसे कि कॉन्वेक्स मिरर में 2 कंडीशन होती है, वैसे ही किसमें होंगी, कॉनकेव लेंस में 2 कंडीशन होंगी। एक तो पहली यही है, ऑब्जेक्ट कहां रखी है, एट इन्फिनिटी पर। और जब भी इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखी होगी तो इमेज फॉर्म कहां पे होगा, फोकस पर होगा। चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, कोई सा मिरर हो चाहे कोई सा लेंस हो, अगर ऑब्जेक्ट कहां रखी है, इन्फिनिटी पर, तो इमेज फॉर्म कहां पे होगा, फोकस पर। बस आप लेंस में F1 F2 का ध्यान रखें, यहीं पर गलतियां होती हैं और ये गलती आपको नहीं करनी। तो यहां पर देखिए, जब भी लाइट रे पैरेलल आएंगी, पैरेलल कहां से आएंगी, इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट कहां रखी है, इन्फिनिटी पे रखी है, तो लाइट रे पैरेलल आएंगी और इसका काम है डाइवर्ज कराना, तो ये डाइवर्ट हो जाएंगी। तो एक्चुअल में ये तो कहीं मीट नहीं होंगी, ये लाइट रे और ये लाइट रे कहीं एक्चुअल में मीट होंगी, नहीं होंगी। तो नहीं, एक्चुअल में मीट नहीं होंगी, इसलिए कैसा बनेगा इमेज, वर्चुअल बनेगा। और एक्चुअल में मीट होती तो रियल बनता। तो यहाँ पे क्या पीछे ड्रॉ करेंगे और जिस पॉइंट पर ये मीट होंगी, अपीयर होंगी मीट होती हुई, उसका नाम होता है फोकस। तो इमेज कहां पर बनेगा, फोकस पर, हाईली डिमिनिश्ड होगा और कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। दूसरी कंडीशन, अगर इन्फिनिटी, बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखी है, ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखी है, तो उसका इमेज फॉर्म कहां होगा, या ध्यान रखना, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में, इसके बीच में, ये आपका F1 है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है। इमेज यहां पर फॉर्म होगा, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखी हो इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो क्या था रूल, आपको यूज करना है, एक लाइट रे पैरेलल हो जानी है, दूसरी लाइट रे आपको क्या करनी है, ऑप्टिकल सेंटर से हो जानी है। ऑप्टिकल सेंटर वाइज सीधी चली जाती है बिना डाइवर्ट हुए, यहाँ कह सकते हैं बिना मुड़े। यहाँ पर देखिए, जैसे ही पैरेलल जाएगी, इसका काम है डाइवर्ट करना, तो ये लाइट रे को डाइवर्ट कर देगा। और इसको पीछे ड्रॉ करेंगे, पीछे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे ये कट करेगा, तो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा इस AB ऑब्जेक्ट का इमेज। और ये इमेज आप देख सकते हैं इसके कंपेयर में कैसा है, छोटा, यानी पिद्दी सा है। ऑब्जेक्ट बड़ी है, इमेज बहुत पिद्दी सा है। तो बिटवीन F1 एंड O साइज कैसा हो जाएगा, वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल का मतलब आप डिमिनिश्ड भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, डिमिनिश्ड। ये बात समझ में आई। और कैसा होगा, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दोनों कंडीशन में इसका नेचर कैसा होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। कौन से लेंस की बात हो रही है, ये बताइए, कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है। ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस। और कॉनकेव लेंस का काम क्या होता है, डाइवर्ट करना, इसलिए लाइट रे यहाँ पे क्या हो रही है, डाइवर्ट हो रही है। तो ये जो 2 कंडीशन है, ये 2 कंडीशन आप अच्छे से पढ़ लें, ताकि अगर एग्जाम में आए तो आप आसानी से कर सकें इसे। बात समझ में आ गई। तो इसको आप क्या करें, नोट कर लीजिए, एट लिखना है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, जो कि है फॉर्मूला किसका, हमें मिरर और लेंस का फॉर्मूला पढ़ना है। तो मिरर और लेंस के फॉर्मूले में क्या है, बस थोड़ी सी चेंजिंग है। अगर आप मिरर फॉर्मूला पढ़ते हैं तो मिरर फॉर्मूला होता है 1/f = 1/b + 1/u। यहां पर आप माइनस लिख देंगे, क्या लिख देंगे, माइनस, तो ये बन जाता है लेंस फॉर्मूला। और इसी को हम कहते हैं रिलेशन बिटवीन एफ, वी एंड यू, यानी यू, वी और एफ में क्या रिलेशन होता है। इसका डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद करें और न्यूमेरिकल सोल्व करें। अब देखिए, ये क्या होता है, एफ, एफ क्या होता है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कहां से मेजर की जाती है, मिरर में पोल से होती है, और लेंस में ऑप्टिकल सेंटर से। जितनी भी डिस्टेंस आपको मेजर करनी है, लेंस में ऑप्टिकल सेंटर से और मिरर में पोल से। तो v क्या है, इमेज डिस्टेंस। v का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल,
और u का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। यहाँ पे भी फोकल लेंथ है, ये इमेज है और ये क्या है ऑब्जेक्ट है, ये डिस्टेंस है इमेज डिस्टेंस और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। प्लस की जगह क्या करना है आपको, सिर्फ माइनस करना है। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या बताता है मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन ये बताता है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा है या ऑब्जेक्ट से कितना छोटा है, यानी कंपेरेबिलिटी बताता है इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में। ऑब्जेक्ट से इमेज कितना छोटा बनना है या ऑब्जेक्ट से इमेज कितना बड़ा बनना है, ये किससे पता करते हैं हम? मैग्निफिकेशन से। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है HI अपॉन HO, और यहां पर याद रखें ये माइनस में होता है, क्या होता है माइनस B अपॉन U। और वहीं लेंस की बात कर लें तो लेंस में ये प्लस में आएगा, कैसा आएगा ये प्लस में, बस इतना सा चेंजिंग है, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस है यहाँ पर प्लस। बात समझ में आ गई? तो ये किसके हैं, मिरर और लेंस का फॉर्मूला एक साथ देख लिया। अब इस बेस पर कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक की बात कर लें जो कि न्यूमेरिकल में नेचर बताने के काम आती है। तो नेचर बताने के काम आती है इंपोर्टेंट पॉइंट। तो पहला पॉइंट है अगर m की वैल्यू, ये जो मैग्निफिकेशन है यहाँ पर m, अगर सॉल्व करने के बाद m की वैल्यू 1 आती है, कितनी आती है 1, तो इमेज सेम साइज होगा। कैसा होगा? सेम साइज। 1 से कंपेयर करना है और m की वैल्यू ग्रेटर है 1 से, तो इमेज हो जाएगा मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड का मतलब होता है एनलार्ज। मैग्नीफाइड का मतलब क्या होता है? एनलार्ज। तो एनलार्ज कब होगा? जब m की वैल्यू 1 से ग्रेटर है। दूसरी बात सुनिए एक और, अगर m की वैल्यू 1 से लेस देन है, m की वैल्यू 1 से छोटी है, तो जब भी 1 से छोटी आएगी तो इमेज कैसा होगा? डिमिनिश्ड होगा। डिमिनिश्ड का मतलब कह सकते हैं आप स्मॉल, यानी छोटा इमेज बनेगा। ठीक है। और दूसरी एक इंपोर्टेंट नोट पॉइंट में आप याद रखें कि अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आए, m की वैल्यू देखो कुछ भी आए, सपोज कर लें कि m की वैल्यू 2 आई, अगर ये पॉजिटिव आएगी तो इसका मीनिंग क्या है, अगर m की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो इसका मीनिंग क्या है। तो यहां पर देखिए m की वैल्यू मैंने 2 ली है, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, यहां पर कितनी आई है m की वैल्यू 2। तो आप ये साइन जो है प्लस माइनस, इन साइन से पता लगाओगे इसका नेचर। अगर प्लस होगा तो m की वैल्यू प्लस है, इसका मतलब वर्चुअल इरेक्ट होगा। इसका मतलब ये जो कंडीशन है ये किसके लिए होगी? ये वर्चुअल एंड इरेक्ट के लिए होगी। ठीक है, कैसा होगा ये? वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर बात कर ले हम किसकी, अगर नेगेटिव आ जाए, क्या आ जाए? नेगेटिव। अगर m की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो नेगेटिव का मतलब होता है रियल एंड इन्वर्टेड। इस नेगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा? रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा। ये बात समझ आ गई? m की वैल्यू पॉजिटिव है तो वर्चुअल इरेक्ट होगा, m की वैल्यू नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। उसके बाद देखिए 2 आ रहा है, तो 2 आने का मतलब जो है m की वैल्यू जो है 1 से ग्रेटर है। भाई m की वैल्यू कितनी आ रही है? 2, तो 2 आ रही है, इसका मतलब 1 से ग्रेटर है, और 1 से ग्रेटर है तो इस कंडीशन में आएगा और ये कैसा हो जाएगा? मैग्नीफाइड इमेज होगा। इतनी बात समझ में आ गई? इस तरीके से f की वैल्यू अगर पॉजिटिव होती है तो वो कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है, और f की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो कॉनकेव लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा? कॉनकेव। इन सबको दो ये पेज है, एक पहला ये और नेक्स्ट ये, इतनी चीजें अगर आप एक बार पढ़ लोगे तो कोई भी न्यूमेरिकल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात कर लें एक न्यूमेरिकल की, तो यहां पर देखिए एक क्वेश्चन लिया है, इसको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन है एक कॉनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप गिवन डाटा लिखेंगे, f की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 15 सेंटीमीटर, तो आप लिखते हैं यहाँ पर 15 सेंटीमीटर। और याद रखें ये कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस है। कौन सा लेंस है ये? कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस के लिए अभी बताया f की वैल्यू नेगेटिव होती है, f की वैल्यू नेगेटिव हुई फॉर कॉनकेव लेंस। तो आपको कॉनकेव लेंस दिया है, f की वैल्यू 15 दी है, तो ये कैसी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर। यानी इमेज कहां पे फॉर्म होगा? 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। तो v की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। अब आप ये याद रखें कि v की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आई है, ये प्लस में होगी या माइनस में होगी। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आपको ये सब चीजें देखनी है। तो देखिए कॉन्वेक्स किसकी बात हो रही है? कॉनकेव लेंस की बात हो रही है। तो कॉनकेव लेंस में आप देख सकते हैं इमेज, दो कंडीशन होती है और इमेज फॉर्म हो रहा है लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड जो इमेज फॉर्म होते हैं, अगर इस साइड इमेज फॉर्म हो रहा है, ध्यान सुने,
अगर इस साइड इमेज फॉर्म हो रहा है तो v की वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव, अगर इमेज इस साइड आ रहा है तो v की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव। ये होता है साइन कन्वेंशन। क्या होता है? साइन कन्वेंशन से याद रखें, जैसे कि आप करते हैं कि अगर x पॉजिटिव डायरेक्शन में है, x पॉजिटिव डायरेक्शन में है, जो हम इस तरीके से बनाते हैं, अगर इस डायरेक्शन में आप जो भी डिस्टेंस मेजर करोगे यहां से वो पॉजिटिव रहेंगी, इधर मेजर करोगे तो कैसे आएगी नेगेटिव, अप साइड लोगे तो पॉजिटिव और डाउन साइड लोगे तो नेगेटिव हो जाती हैं। इस तरीके से इस क्वेश्चन में आपको दिया है कौन सा लेंस दिया है, आपको लेंस दिया है कॉनकेव लेंस, एफ की वैल्यू हो गई, वी की वैल्यू हो गई, तो वी जो बनेगा यानी इमेज जो बनेगा कहां बनेगा, लेफ्ट साइड बनेगा, तो वी की वैल्यू कैसे हो जाएगी नेगेटिव। अब बी की वैल्यू नेगेटिव हो गई, आपसे पूछा है द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज, यानी ऑब्जेक्ट को हम कहां पे रखें कि उसका इमेज 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर बन जाए। और लास्ट में पूछा है आल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, और एम की वैल्यू भी आपको फाइंड करनी है। किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, क्या दिया है लेंस, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेंस फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो u की वैल्यू फाइंड करनी है, u को इधर ट्रांसफर कर लीजिए तो ये आ जाएगा 1/u, 1/v एज इट इज रहेगा। इस एफ को मैं उधर ट्रांसफर करूंगा, इस एफ को उधर ट्रांसफर करूंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा 1/f। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको वैल्यू पुट कीजिए तो 1/u इज इक्वल टू 1/v, v की वैल्यू कितनी है 1/ माइनस के 10, फिर माइनस लगाइए 1/f की वैल्यू कितनी है माइनस के 15, तो यहाँ लिख दीजिए माइनस के 15। अब इसको अब थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, तो इस प्लस वाली टर्म को मैं पहले लिख देता हूँ, इस माइनस वाली टर्म को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आ जाएगा 1/u। अब इसका एलसीएम ले लीजिए तो कितना आ जाएगा, ये 30, यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 3, और यहाँ पर कर देंगे आप 1/u। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -3 में से 2 गया तो माइनस का 1, और ये आ जाएगा आपका 30, तो 1/u की वैल्यू क्या आ गई, तो 1/u की वैल्यू आ गई -1/30। कितनी आ गई, माइनस के 1/30। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 30 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट आपको कहां पे प्लेस करनी है, 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखना है, जब जाकर इमेज आपका 10 सेंटीमीटर पर फॉर्म होगा। ये बात समझ में आई। अब देखिए आगे पूछा है आल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। अब आपको निकालनी है मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल टू v/u। याद रखें ये लेंस है तो लेंस में मैग्निफिकेशन कैसा आता है, पॉजिटिव आएगा, v/u कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे v की वैल्यू कितनी है आपको -10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे -10 सेंटीमीटर, और u की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, u की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना है माइनस के 30, तो यहाँ माइनस के 30 लिख देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 1/3। कितनी आ गई 1/3, तो यहाँ पर m की वैल्यू आ गई 1/3, और इसको मैं लिखता हूँ 0 पॉइंट, इसका डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 33, और ये वैल्यू कैसी है प्लस की है, m की वैल्यू कैसी आई है प्लस की आई है। तो अब इसका नेचर की बात कर लें तो देखो प्लस का मतलब क्या होता है था मैंने वर्चुअल, प्लस का मतलब क्या होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट, कैसा होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। और क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 0.33 आ रहा है यानी m की वैल्यू लेस देन है 1 से, m की वैल्यू क्या लेस देन है 1 से, तो कैसा हो जाएगा ये डिमिनिश्ड हो जाएगा, कैसा हो जाएगा ये डिमिनिश्ड। इतनी बात समझ आ गई। तो इस तरीके से हम नेचर को फाइंड कर लेते हैं, m की वैल्यू प्लस की हो तो कैसा आएगा, यहाँ पे देखिए m की वैल्यू प्लस है तो वर्चुअल और इरेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दिया वर्चुअल एंड इरेक्ट की प्लस है, और m की वैल्यू लेस देन 1 है यानी 0.33 यानी लेस देन 1 हो गया, तो लेस देन 1 है तो इसका मतलब कैसा हो जाएगा डिमिनिश्ड हो जाएगा, कैसा हो जाएगा डिमिनिश्ड। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से आप 1/3 भी देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जितनी बड़ी होगी उसका 1/3 कर देना, इमेज का साइज निकल आएगा। किसका कर देंगे 1/3, ऑब्जेक्ट के साइज का 1/3 कर दो, यहाँ पर इमेज का साइज निकल आएगा। ये इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, नोट कर लीजिए इसे। बात समझ आई। अब देखिए एक क्वेश्चन है जो 22 में सीबीएसई ने पूछा है। क्वेश्चन में कहा गया आपसे द फॉलोइंग डायग्राम शोज द यूज और एन ऑप्टिकल डिवाइस टू परफॉर्म ऑन एक्सपेरिमेंट ऑफ लाइट एज पर द अरेंजमेंट shown
द ऑप्टिकल डिवाइस इज लाइकली टू बी एट। यानी आपको एक ये अरेंजमेंट दिया है और इसमें एक डायग्राम दिया है और इसको यूज किया गया है एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए। क्या करने के लिए? एक्सपेरिमेंट किया गया किसका? लाइट का। तो यहाँ पर देखिए लाइट रे आ रही हैं और इसके पार जा रही हैं। तो लाइट रे पार जा रही है, इसका मतलब ये क्या है? ट्रांसपेरेंट होगा। और जो चीज ट्रांसपेरेंट होती है उससे रिफ्रैक्शन होगा। यही लेंस में आप देखते हैं लेंस क्या होता है? लेंस क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। और ट्रांसपेरेंट होता है तो क्या होता है? रिफ्रैक्शन। क्या होता है? रिफ्रैक्शन। अगर ओपेक होता तो रिफ्लेक्शन होता। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन होगा इसका मतलब लेंस होगा। तो मिरर तो होगा नहीं, दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे मिरर वाले। अब यहाँ पर लेंस होगा। क्या होगा? लेंस। अब कौन सा लेंस होगा? यहाँ तो बी ऑप्शन सही होगा या डी। अब देखिए ये पैरेलल सी आ रही है, लाइट रे कैसे पैरेलल, और यहाँ पे जाके डाइवर्ट हो रही है। आप देखें इंक्लाइंड सा एंगल है, ये कुछ ऐसे हो रही है। तो ये क्या हो रही है? डाइवर्ट हो रही है। और डाइवर्टिंग नेचर जो होता है वो कॉनकेव लेंस के पास होता है। किसके पास होता है? कॉनकेव लेंस के पास होता है। इसलिए ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई? इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जिसका नाम है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है कि लेंस की पावर को जब भी डिफाइन करना है तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी लेंस लाइट रे को कितना कन्वर्ज कर रहा है या कितना डाइवर्ट कर रहा है। जितना ज्यादा डाइवर्ट करेगा या जितना ज्यादा कन्वर्ज करेगा वो उसकी पावर हो जाएगी। तो डेफिनेशन लिख लीजिए, इट इज द एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्स द रेज ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। तो लेंस पर जो भी लाइट रेज आती हैं उन्हें कन्वर्ज करना और डाइवर्ट करने की जो एबिलिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं? पावर ऑफ लेंस कहते हैं। इसका फॉर्मूले की फॉर्म में इसे ऐसे डिफाइन करते हैं, ये जो रेसिप्रोकल होता है किसका? फोकल लेंथ का। रिप्रेजेंट करते हैं पी से, तो 1/f इसका फॉर्मूला हो जाएगा। और एफ कहाँ पे होगा? मीटर में। ये ध्यान रखें, एफ जब मीटर में तो पावर आ जाएगी P इक्वल टू 1/f मीटर में। अगर एफ अगर सेंटीमीटर में तो यहाँ पे आपको 100 से न्यूमरेटर में लिख के सॉल्व करना है। P इक्वल टू 100/f। ये किस में आ जाएगा? f कहाँ पर है? ये सेंटीमीटर में। मीटर में होंगी तो ये यूज करना है। एक और इंपोर्टेंट चीज कि इसका ऐसा यूनिट याद रखें कि इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? पावर ऑफ लेंस का डायोप्टर होता है, जिसे कैपिटल डी से शो करते हैं। पेपर में कभी कभी एमसीक्यू में पूछा जाता है द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। तो ऐसा यूनिट जो होती है लेंस की वो क्या होती है? डायोप्टर होती है और कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखना इस चीज को। देखिए एफ की वैल्यू पॉजिटिव जो होती है वो कौन से लेंस के लिए होती है? कॉन्वेक्स लेंस के लिए होती है। और एफ की वैल्यू नेगेटिव होती है, ये कौन से के लिए होती है? कॉनकेव लेंस के लिए होती है। तो एफ की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव आएगी, और एफ की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो पावर भी नेगेटिव आएगी। और यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको करने हैं कि P की वैल्यू आपको कुछ गिवन होगी और पॉजिटिव गिवन हो तो आप यहां से बता देंगे कौन सा लेंस यूज हुआ, उसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज हुआ है। आपको क्वेश्चन में कुछ गिवन होगा, एफ की वैल्यू गिवन होगी, मान लो 2 सेंटीमीटर, जितने भी सेंटीमीटर दिया हो या मीटर में दिया हो, पावर दी हो +5 डायोप्टर या +2 डायोप्टर, तो वहां पे प्लस दिया है तो इसका मतलब कौन सा लेंस यूज हो रहा है? कॉन्वेक्स। और माइनस आ जाए तो इसका मतलब कौन सा लेंस यूज हो रहा है? कॉनकेव लेंस यूज हो रहा है। तो यहाँ पे पावर जो होगी कॉन्वेक्स लेंस की कैसे हो जाएगी? पॉजिटिव, और कॉनकेव लेंस की कैसे हो जाएगी? नेगेटिव। तो कॉनकेव लेंस के लिए पावर नेगेटिव होगी तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव होती है। एफ की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब पावर भी पॉजिटिव है। ये किसके लिए? कॉन्वेक्स लेंस के लिए। ये बात समझ आई? अब देखिए इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस जो कि इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस। देखिए कॉनकेव लेंस की बात आ गई, इसका मतलब पावर कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। और फोकल लेंथ दी आपको 2 मीटर। तो एफ की वैल्यू कितनी है? एफ की वैल्यू है 2 मीटर। और ये कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये कौन सा लेंस है? आप यहां लिख दें फॉर कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस के लिए एफ की वैल्यू नेगेटिव। पूछा है पावर, तो पावर क्या आएगी? तो पावर इक्वल टू आ जाएगा 1/f, और 1/f आ जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू लिखिए तो -2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? -0.5। और पावर किस में आती है? डायोप्टर में आती है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए P कैसा है? नेगेटिव है, इसका मतलब कॉनकेव लेंस है। कौन सा लेंस है? कॉनकेव। तो साइन से ही आप पता कर लें कॉनकेव कब होगा और कॉन्वेक्स कब होगा। तो क्या पूछा था? पावर पूछी थी और फोकल लेंथ गिवन थी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फाइंड दी फोकल लेंथ, यानी आपको एफ की वैल्यू फाइंड करनी है। ए लेंस ऑफ पावर, इसकी पावर आपको गिवन है -2.0 डायोप्टर, यानी -2 डायोप्टर इसकी पावर है। व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस, यानी ये लेंस कौन से टाइप का होगा। तो फिर से देखिए, इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि इसमें कैसे पता करना है। नेगेटिव है ये, कैसा है ये, नेगेटिव। पावर जब भी नेगेटिव हो इसका मतलब कौन सा लेंस होगा, वो कॉनकेव होगा। और कॉनकेव का मतलब क्या होता है, डाइवर्जिंग। कॉनकेव का मतलब क्या होता है, डाइवर्जिंग। और ये लेंस की बात हो रही है तो आप यहाँ के लिख देंगे लेंस। फिर से एक बार देख लीजिए कि पावर अगर नेगेटिव है, पावर अगर नेगेटिव है तो लेंस कौन सा होगा, कॉनकेव होता है। तो यहाँ पे आपको नेगेटिव पावर दी है -2 डायोप्टर, तो ये कैसा हो जाएगा, कॉनकेव या डाइवर्जिंग लेंस हो जाएगा। आपको फाइंड करना है एफ, फॉर्मूला आएंगे P = 1/f, एफ निकालेंगे तो 1/p, तो 1/p की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, तो यहाँ 2 लिख दीजिए क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव लगा दीजिए, इसका इसमें डिवाइड कीजिए, तो 2 का जब 1 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5, और ये नेगेटिव, और एफ किस में आ जाएगा, मीटर में आएगा। किसमें आएगा, मीटर में, क्योंकि P = 1/f जब फॉर्मूला लगाते हैं तो एफ किस में होता है, इन मीटर, तो आंसर किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसका, ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, और इसमें पूछा है आपसे, ए डॉक्टर हैज प्रेस्क्राइब्ड ए करेक्टिव लेंस ऑफ पावर +1.5D, यानी पावर दी है +1.5D। अब देखिए प्लस दिया है, कौन सा लेंस आएगा, कॉन्वेक्स। और कॉन्वेक्स कैसा होता है, कॉन्वेक्स का काम क्या होता है, कन्वर्ज करना, तो कन्वर्जिंग लेंस है। क्या ये, कन्वर्जिंग लेंस। आपको साइन से ही पता करना है कॉन्वेक्स होगा या कॉनकेव होगा। फाइंड दी फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, तो एफ की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आगे पूछा है, इज द प्रेस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग, कौन सा होगा, कन्वर्जिंग, यानी डाइवर्जिंग नहीं होगा, कन्वर्जिंग इसका आंसर हो जाएगा। एफ की वैल्यू फाइंड करेंगे तो पावर = 1/f, तो f = 1/p। अब यहाँ पे 1/p की वैल्यू क्या है, 1.5 लिख दीजिए, डेसिमल हटाइए 0 आ जाएगा, 5 से 2 टाइम्स, 5 से 3 टाइम, ये आ गया आपका 2/3, इसका इसमें डिवाइड कर दीजिए तो 0. ये आ जाएगा आपका 66, तो f की वैल्यू कितनी आ गई, 0.66 मीटर। कितना आ गया फोकल लेंथ, 0.66 मीटर, यानी जो लेंस है जिसकी पावर +1.5 डायोप्टर है उसकी फोकल लेंथ हो जाएगी 0.66 मीटर। ये आपको उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इस तरीके क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।